चलो जी, शुरुआत करते हैं अपनी आज के लेक्चर की। प्रोनाउन चैप्टर के अंदर अपन देख चुके हैं पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना। फिर अपन ने कुछ बेसिक देखा, इन्फिनेटिव क्या है, जेरेंड क्या है, पार्टिसिपल क्या है, ये सब चीज़ें। आज अपन शुरुआत करने वाले हैं अपनी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। ठीक है, जैसा कि हमने बेसिक्स में देखा था कि ये जो वर्ड हैं दिस दैट दीज दोज, ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। दिस इज माई कार एंड आई वॉन्ट दिस कार, दिस इज माई कार एंड आई वॉन्ट दिस कार। अगर इस सेंटेंस की अपन बात करें तो वॉन्ट वर्ब हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया और कार क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। आई वॉन्ट मुझे चाहिए गाड़ी, ठीक है। ये दिस क्या बन गया, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। क्लियर हुआ। अगर एक नाउन के साथ लगाओ दिस कार, दिस बॉय, दैट गर्ल, दीज बॉयज, दोज बॉयज, है ना, ये तो याद ही होगा। दिस लगता है पास वाले के लिए, दैट लगता है दूर वाले के लिए अगर सिंगुलर हो, दीज लगता है पास वालों के लिए, दोज लगता है दूर वालों के लिए अगर प्लूरल हो। ये सब बातें तो आपको याद ही होंगी। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो इस क्या बन गया, लिंकिंग वर्ब बन गया। अच्छा, दिस क्या बन गया, दिस बन गया इस बार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इस बार मैं इसको प्रोनाउन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि साफ पता चला ना आगे कोई नाउन नहीं है, साफ पता चल रहा आगे कोई नाउन नहीं है, दिस कार, दिस बॉय, ऐसा कुछ है नहीं है, तो खुद ही सब्जेक्ट बन रहा है। अगर खुद ही सब्जेक्ट बन रहा है तो इसका मतलब इस बार ये प्रोनाउन है। मेरे को क्लियर हो गया, हाँ कि ना। अच्छा, कार क्या बन गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया, नाउन बन गया, और माई इस पर पोजेशन बनाने वाला पजेसिव एडजेक्टिव बन गया। इतनी कहानियां बेसिक में अपन कर चुके, अपने को पता है। क्लियर हो गया, हाँ जी। अब इस पे सवाल कैसे आते हैं, आओ जरा उसको देखने की कोशिश करते हैं। इसको ना जो पहले कोचिंग ले चुके हैं बच्चे, वो दैट ऑफ वाले एरर के नाम से जानते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट आता है, जो सवाल आता है, इसको बच्चे जो है वो दैट ऑफ वाले एरर के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखने समझने की कोशिश करिए। पहले मैं इसको मीनिंग से करा रहा हूँ, फिर मैं इसको ग्रामर से कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि ग्रामर से करने के लिए आपको बहुत सारी बातें सीखनी जाननी पड़ेंगी। ग्रामर से करने के लिए इसमें काफ़ी सारी बातें आपको सीखनी समझनी पड़ेंगी। अभी के लिए एक बार पहले मीनिंग से देखते हैं। ठीक है, सीधी सीधी बात जरा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो मैं ऐसा कहूँ कि इस बिल्डिंग की जो हाइट है ना, इस टी शर्ट के कलर से ज़्यादा चमकदार है। ये क्या सेंस बना सर, हाइट का कंपैरिजन कलर से। अगर मैं कहूं इस कुत्ते का जो वेट है ना, वो इस गाड़ी की कीमत से ज्यादा है। ये क्या लॉजिक बना सर, ऑब्वियस बात है ना, सेम चीजों का कंपैरिजन होगा। इट्स लाइक कि वेट का कंपैरिजन वेट से होगा। अगर मैं कहूं इस कुत्ते का वजन उस बिल्ली के वजन से ज्यादा है, समझ में आएगी बात, हाँ कि ना। इस बिल्डिंग की हाइट इस घर की हाइट से ज्यादा है। हाइट का हाइट से, वेट का वेट से, कलर का कलर से, कॉस्ट का कॉस्ट से, ऐसे ही तो होता होगा ना कंपैरिजन, हाँ कि ना। अब जरा इस सेंटेंस को देखने समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे लिखा हुआ है द एयर ऑफ दिल्ली, दिल्ली की हवा ज्यादा प्रदूषित है मुंबई से, ठीक है। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना। अगर ये सेंटेंस यहाँ से शुरू होता, यहाँ से, दिल्ली ज्यादा प्रदूषित है मुंबई से, तो ये सेंटेंस सही हो जाता, नो एरर हो जाता। एक सिटी का कंपैरिजन एक सिटी से हो सकता है, ऑब्वियस बात है। अरे हाँ कि ना, दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन मुंबई, दिल्ली की हवा ज्यादा प्रदूषित है मुंबई से, इतनी ही तो बात है, हाँ कि ना। लेकिन इस तरफ पे अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर मैंने ऐसा लिख दिया जो अभी फिलहाल लिखा हुआ है कि दिल्ली की हवा, और यहां पे सीधा मुंबई लिख रहा हूं, सब्जेक्ट का कंपैरिजन तो सब्जेक्ट से होगा ना। अब यहां पे मैंने सब्जेक्ट बना लिया था एयर को। अगर इस तरफ दिल्ली की हवा है तो इधर भी तो दिल्ली की हवा होनी चाहिए थी जी, हाँ कि ना। दोनों साइड पे सेम चीजों की बात होगी, जैसे मैंने कहा बिल्डिंग की हाइट का कंपैरिजन घर की हाइट से हो सकता है ना। तो यहां अगर दिल्ली की हवा आपने लिख रखा है तो इधर भी क्या होनी चाहिए थी, मुंबई की हवा होनी चाहिए थी। तो यहां पे क्या होना चाहिए था, द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन द एयर ऑफ मुंबई, हाँ क्या ना, ये होना चाहिए था, द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन द एयर ऑफ मुंबई। लेकिन वही बात, नाउन को तो हम रिपीट नहीं करते, बार बार रिपीट नहीं करते।
अगर एयर नाउन एक बार आ चुका है, एयर नाउन एक बार आ चुका है तो दो बार क्यों लगाएंगे उसको, उसकी जगह प्रोनाउन यूज कर लेंगे, हाँ कि ना। जैसे अपन कहते हैं ना, जैसे अपन कहते हैं मान लो कि ये वाला घर जो है भाई बहुत बड़ा है, फिर अपन किसी दोबारा उसकी बात करेंगे तो क्या कहेंगे, वो घर बहुत बड़ा नहीं था, दैट हाउस। वही वाली बात है कि आपने यहाँ पे एयर अगर एक बार लिख दिया, एयर अगर एक बार लिख दिया तो दोबारा एयर क्यों लिखोगे। तो इसकी जगह पे आप क्या यूज कर लोगे, इसकी जगह पे आप क्या यूज कर लोगे, अरे यार अगर इस साइड पे द एयर ऑफ दिल्ली है और यहाँ पे आप मीनिंग देना चाहते हो, यहाँ पे आप मीनिंग देना चाहते हो देन द एयर ऑफ मुंबई, अगर आप यहाँ पे मीनिंग देना चाहते हो देन द एयर ऑफ मुंबई, तो इसी की जगह पे आप यूज कर सकते हो देन दैट ऑफ मुंबई। ये जो दैट है ना, ये जो दैट, इसका मतलब निकल आएगा एयर, इस दैट का ही मतलब निकल आएगा एयर। इतनी बात समझ आई। ये तो हुआ मीनिंग से इस एरर को करना। क्या एरर है बच्चे इसमें, एरर इसमें यह है कि भैया दिल्ली की हवा का कंपैरिजन सीधा मुंबई से कैसे हो सकता है, मुंबई की हवा से होगा ना। दिल्ली का पानी ज़्यादा प्रदूषित है मुंबई से नहीं, मुंबई के पानी से। दिल्ली की हवा ज़्यादा प्रदूषित है मुंबई से नहीं, मुंबई की हवा से, हाँ कि ना। दिल्ली की बिल्डिंगें ज़्यादा मजबूत है मुंबई से नहीं, मुंबई की बिल्डिंगों से। मेरी बात आ रही है समझ, सेम चीज़ में कंपैरिजन होगा ना, हवा का हवा से, पानी का पानी से, बिल्डिंग का बिल्डिंग से, ऑब्वियस बात है। अब यहाँ पे एयर का कंपैरिजन करना तो एयर तो लिखना, लेकिन दिक्कत वही है कि नाउन को रिपीट थोड़ी करेंगे, उसकी जगह प्रोनाउन लिख देंगे अपन। दैट लिख दिया अपन ने, दैट ऑफ मुंबई कर दिया। ये तो हुआ इसको मीनिंग से समझना, ठीक है। एक डाउट बच्चे का आ सकता है, सर यहाँ पे मुंबईज लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख दें मुंबईज, ऐसे करते हैं क्या। इसके लिए भी बच्चे होता क्या ना, स्ट्रक्चर बराबर चलना चाहिए, पैरेलल चलना चाहिए। अगर इधर दिल्ली एयर होता ना, अगर इधर दिल्ली एयर होता तब इधर मुंबई एयर वगैरह करते अपन। अगर इधर ऑफ से पोजीशन बना रखा, याद आ रहा है पिछली क्लास में पढ़ाया था, ये ऑफ दो काम करता है, सिलेक्शन वाला पोजीशन वाला, यहाँ पोजीशन का काम कर रहा है। जैसे वहां पे था द वाइफ ऑफ राहुल, ऐसे यहाँ पे द एयर ऑफ दिल्ली की हवा, अगर इधर ऑफ से तो इधर भी ऑफ से ही बनेगा। मेरी बात आई समझ में। ये तो हुआ इसको मीनिंग से करना, ये हुआ इसको मीनिंग से करना। अब अगर इसको ग्रामर से करना है, जैसे अपन तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये फलाना, ये दिगड़ा, ऐसे ऐसे करके, तो उसके लिए अपने को दो चार बातें पहले सीख के आनी पड़ेंगी। आओ जरा सीखते हैं इसी सेंटेंस को फिर अपन ग्रामर वाले वे से करेंगे। आओ जरा देखो, मुझे लगता है काफी लोगों ने ये वाली बात सुन रखी होगी। राजेश इज टॉलर देन मी नहीं आई होता है, राजेश इज टॉलर देन मी नहीं आई होता है, ठीक है। राजेश इज टॉलर देन मी नहीं आई होता है। राजेश सब्जेक्ट हो गया, इज लिंकिंग वर्ब हो गया, टॉलर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पे जो देन है बेसिकली है कंजंक्शन, तुलना करने के काम आता है। क्या काम करता है, तुलना करने के। आपने सुना होगा राहुल इज वाइजर देन महेश, कुणाल इज स्ट्रॉन्गर देन देवेश, हाँ कि ना। ये कंजंक्शन होती है, बेसिकली तुलना करने वाले स्ट्रक्चर इसके अंदर बनते हैं, हाँ कि ना। राजेश जो है वो लंबा है मुझसे। अब यहाँ पे आप दो तरीके से इस बात को समझ सकते हो। आपने किसी ने, जिन्होंने पहले कोचिंग ले रखी है, उन्होंने सुन रखा होगा कि देन के बाद मी नहीं आई आता है। जब ऐसे कंपैरिजन करते हैं ना तो मी मतलब ऑब्जेक्टिव केस नहीं सब्जेक्टिव केस आएगा, हिम नहीं ही आएगा, हर नहीं शी आएगा, मी नहीं आई आएगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसके दो लॉजिक से आप समझ सकते हो। या तो ऐसा समझ लो कि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होती है, हाँ कि ना। तो अगर इधर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब आ रही, कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऑब्वियस बात है सिर्फ सब्जेक्ट ही, तो इधर भी सब्जेक्टिव केस आएगा। या तो ऐसे समझ लो, या फिर आप ऐसे समझ लो कि देन कंजंक्शन है तो इस एडजेक्टिव और मी को जोड़ने के लिए तो ऑब्वियसली आई नहीं होगी, आगे क्लॉज बनना होगा। एक्चुअली होता क्या, यहाँ पे एम वर्ब अंडरस्टूड हो जाती है, ये एम वर्ब आगे अंडरस्टूड हो जाती है, हाँ कि ना। राजेश जो है वो लंबा है मुझसे, ये एक्चुअली रियलिटी में जो सेंटेंस होता है, राजेश इज टॉलर देन आई एम, तो एक्चुअली है क्या, ऐसे समझ सकते हो कि देन कंजंक्शन है तो क्लॉज बनेगा, क्लॉज है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगी। ये वाली वर्ब आप लिख दो तो भी ठीक, ना लिख दो तो भी ठीक, ये वर्ब अंडरस्टूड हो जाती। क्लियर हुई इतनी बात, है ना। और अगर वर्ब है तो ऑब्वियसली सब्जेक्टिव केस आएगा। फिर से देखिए मैंने क्या कहा, आगे इस रूल की और डिटेल चलाएंगे, यहाँ मी भी लगा के दिखाऊंगा मैं।
ऐसे जो रटे रटाए रूल होते हैं ना, देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करें, यहाँ मतलब देन के बाद सब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करें, यहाँ पे मी भी लगाएंगे, आगे आएगा। अभी के लिए अगर मैं बिल्कुल सिंपल वाले सेंटेंस की बात करूं, अभी के लिए अगर मैं बिल्कुल सिंपल वाले सेंटेंस की बात करूं, तो यहाँ पे अक्सर रूल बच्चों को किताबों में रटाया जाता है, उन्होंने रट रखा होता है कि देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। मी नहीं आई आएगा, हिम नहीं ही आएगा, हर नहीं शी आएगा, देम नहीं दे आएगा। क्यों? उस बात को समझने के दो लॉजिक आप अपने माइंड को सेटिस्फाई करा सकते हो। एक तो ये कि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होती है, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से होती है। अगर यहाँ लिंकिंग वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ भी सब्जेक्ट ही आएगा। दूसरा लॉजिक, दूसरे तरीके आप ऐसे समझ सकते हो कि देन कंजंक्शन है, कंजंक्शन है तो आगे क्लॉज बनेगा, क्लॉज बनेगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा। आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ एम वर्ब अंडरस्टूड हुई है, उसको सब्जेक्ट चाहिए, इसलिए मी नहीं आई का यूज होगा। दो तरीके से आप इस लॉजिक को समझ सकते हो। ठीक है, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको? ये पढ़ाया जा रहा है ताकि आप इस सेंटेंस को तोड़ पाओ। इसमें दो चार बातें ऐसी हैं, समझने के लिए हमें इस चीज को समझना पड़ेगा पहले। ठीक है, उसको मीनिंग से तो हमने देख लिया, लेकिन हम उसको ग्रामर से देखना चाहते हैं। ग्रामर से देखने के लिए एक दो बातें हमें पढ़नी पड़ेगी। एक तो ये बात पढ़नी पड़ेगी, दूसरी यहाँ से, ये कल मैंने पढ़ाया था अगर आपको याद हो, ये कल मैंने पढ़ाया था अगर आपको याद हो, राहुल ने फॉलो नहीं करी दी गई इंस्ट्रक्शंस। ये जो गिवन है, ये जो V3 है यहाँ पर, ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल है। ये कल मैं पढ़ा के गया हूँ, ये बात मैं कल पढ़ा के गया था। हाँ कि ना? मैंने आई हैव गिवन सम इंस्ट्रक्शंस टू राहुल, मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं राहुल को। यहाँ पे ये जो गिवन है, ये जो V3 है, यहाँ पे किसकी तरह से काम कर रहा है? यहाँ पे वर्ब की तरह से काम कर रहा है। कैसे पहचानते हैं, कैसे देखते हैं, अपने को पता है। कैसे पहचानते, कैसे देखते हैं, अपने को पता है। हाँ कि ना? अब यहाँ पे जरा इन तीनों सेंटेंसेस को एक बार तोड़ने की ट्राई करिए, अपने आप एक बार इन तीनों सेंटेंसेस को तोड़ने की ट्राई करिए। आइए जरा इसको देखिए। अब अगर हमने चीजें ना पढ़ रखी हो, अब अगर हमने बिल्कुल बेसिक अंदर तक जाके चीजों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से ना समझ रखा हो, तो बच्चा ऐसा कर सकता है कि राजेश को सब्जेक्ट कर लेता हूं। हमने देखा बी की फॉर्म प्लस V3 दिख रहा है, बी की फॉर्म प्लस V3 दिख रहा है, तो काफी बच्चे सोचेंगे इसको हेल्पिंग वर्ब कर देता हूं, इसको मेन वर्ब कर देता हूं, V3 कर देता हूं और इसको पैसिव कर देता हूं। हाँ के ना? लेकिन जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ रखा है, उनको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा, सर यहाँ पे ना पैसिव तो तब होता है, पैसिव तो तब होता है जब सब्जेक्ट रिसीवर हो और उस पर कोई काम किया जा रहा हो, है ना? उस लड़के को पनिश किया गया, उसे डांटा गया, उस ये चीज चोरी कर ली गई। सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर होता, तब लगाते ना सर पैसिव। तो यहाँ तो कोई एक्शन हो ही नहीं रहा। राजेश शादीशुदा है, वह थका हुआ है, मैं संतुष्ट हूँ, कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। यहाँ तो किसी के बारे में कुछ बता रहे हो, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कैसे टूटेगा? राजेश सब्जेक्ट है, इज आपका लिंकिंग वर्ब बनेगा और ये मैरिड एडजेक्टिव बनेगा, क्योंकि कल हमने पढ़ा है V3 भी एडजेक्टिव की तरह से काम कर लेते हैं और ये पास्ट पार्टिसिपल बनेगा। क्लियर हो गया? डिट्टो सेम ऐसी मैं थका हुआ हूं या वह थका हुआ है, तो ये क्या बना? ये सब्जेक्ट बना, ये लिंकिंग वर्ब बना, ये जो टायर्ड एडजेक्टिव है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा और ये V3 है पास्ट पार्टिसिपल बनेगा। अरे हाँ के ना? ऐसी, बिल्कुल ऐसी। मैं संतुष्ट हूं तुम्हारी परफॉर्मेंस से, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से संतुष्ट हूं, सब्जेक्ट बना, लिंकिंग वर्ब बना, एडजेक्टिव बना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना, पास्ट पार्टिसिपल है जी ये, विद प्रीपोजिशन है, परफॉर्मेंस इसका ऑब्जेक्ट है, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने भाई आज ही कोर्स लिया और सीधा यहाँ धमक पड़े, कुछ नहीं समझ में आने का, कुछ नहीं समझ में आने का, ये लिंकिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देख। जिंदगी में दोबारा इंग्लिश की कोचिंग नहीं लेनी पड़ेगी, बस पहली क्लास के पहले सेंटेंस से पढ़। क्लियर हुआ? हाँ जी, एक बार फिर से देखिए मैंने क्या बताया। आज का अपना जो टॉपिक है वो शुरू हुआ था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से। दिस, दैट, दीज, दोज, ये प्रोनाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। पहले ये वाली बात आपको याद कराई, बेसिक में भी बताई थी। फिर मैंने कहा कि इस पर किस प्रकार के एरर आते हैं उनको समझना है। दैट ऑफ वाले एरर के नाम से बच्चे अक्सर इनको जानते हैं। पहले आपको मीनिंग से कराया, क्या कि दिल्ली की हवा का कंपैरिजन करना है तो डायरेक्ट मुंबई से नहीं हो सकता। दिल्ली की हवा का कंपैरिजन डायरेक्ट मुंबई से नहीं हो सकता। हाँ कि ना?
दिल्ली की हवा का कंपैरिजन डायरेक्ट मुंबई से नहीं हो सकता, मुंबई की हवा लिखना चाहिए था यहाँ। तो हवा 2 बार तो लिखेंगे नहीं, एयर एयर 2 बार तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, दैट ऑफ लगा दिया। सही सेंटेंस क्या बनेगा था, एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन दैट ऑफ मुंबई। अब ये तो हुआ मीनिंग से समझना, अब इसी बात को हम ग्रामर से समझेंगे। उसको समझने के लिए मैंने आपको 2 बातें बताई कि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होती है, या तो ऐसे समझ लो इसको कि यहाँ पे देन के बाद मी नहीं आई आया, क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होती है। या दूसरी बात कि ये देन कंजंक्शन है, कंजंक्शन है तो आगे क्लॉज बनेगा, क्लॉज बनेगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगी। ये वाली वर्ब यहाँ पे अंडरस्टूड है, ये इसलिए यहाँ पे आई सब्जेक्टिव केस आएगा इस वर्ब का सब्जेक्ट देने के। क्लियर हुई इतनी बात। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, कल मैं आपको पढ़ा के गया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव का भी काम कर लेती है। कल ही पढ़ा के गया हूँ ये पास्ट पार्टिसिपल, हाँ कि ना। अब ऐसे ही इन सेंटेंसेस में दिखने में बच्चे को हो सकता है ये लग रहे हो कि बी की फॉर्म प्लस V3 है तो ये पैसिव है। हो सकता है कि दिखने में बच्चे को लग रहा हो कि बी की फॉर्म प्लस V3 है तो पैसिव है, लेकिन पैसिव कब लगाया जाता है, जब सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा हो, कोई काम तो होना चाहिए, हाँ कि ना। आई वॉज पनिश्ड, मुझे पनिश किया गया था, हाँ कि ना। राजेश वॉज स्कोल्डेड, राजेश को डांटा गया था। ही वॉज टॉट, उसे पढ़ाया गया था, हाँ कि ना। अब यहां पे किसी पर कोई काम हो रहा है कि बस किसी के बारे में कुछ बता रहे हो। राजेश शादीशुदा है, वह थका हुआ है, मैं संतुष्ट हूं, अरे हाँ कि ना। क्लियर हुई इतनी बात। इसमें कोई काम नहीं हो रहा, बस किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि वो शादीशुदा है, वो कंवारा है। राजेश इज मैरिड, राजेश इज अनमैरिड, राजेश इज टायर्ड, राजेश इज सेटिस्फाइड। किसी के बारे में आप कुछ बता रहे हो, किसी के बारे में कुछ बता रहे हो, अरे हाँ कि ना, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब आप इस सेंटेंस को तोड़ने के काबिल बन गए हो, अब आप इसको ग्रामर से भी समझने के काबिल बन गए हो। एक काम करो, अब आप इसको तोड़ के दिखाओ। हाँ जी, कर लिया इसको ब्रेक। तो दिल्ली की हवा ज़्यादा प्रदूषित है मुंबई से, दिल्ली की हवा ज़्यादा प्रदूषित है मुंबई से। अब इसको अगर तोड़ेंगे तो आपको पता है कि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, हवा के बारे में कुछ बताया जा रहा है, हवा कैसी है, अच्छी है, बुरी है, ये सब बताया जा रहा है। तो यानी ये जो इज है ये क्या बनेगा, लिंकिंग वर्ब बनेगा। और ये पॉल्यूटेड क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, V3 से बना है इसलिए इसे हम क्या कह देंगे, पास्ट पार्टिसिपल कह देंगे। क्लियर हो गया आप। अच्छा जी, मोर इसके लिए एडवर्ब हो गई, एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्लियर हुआ। ये यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन बना, एयर बना, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन बन गया, एयर बन गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, आपको ये बात पता है, हाँ कि ना। तो दिल्ली की जो हवा है वो ज़्यादा प्रदूषित है मुंबई से, दिल्ली की जो हवा है वो ज़्यादा प्रदूषित है मुंबई से। ठीक, अब यहाँ पे तुम्हें पता चल गया, अब शायद आपको क्लैरिटी आ रही होगी कि देन यहाँ पर हो गया कंजंक्शन और सब्जेक्ट नंबर 2 आप बनाना चाहते हो मुंबई को। यहाँ पे सब्जेक्ट एयर है और यहाँ पे सब्जेक्ट मुंबई लिख दिया, इन दोनों की कैसे तुलना हो सकती है। अभी पढ़ा है ना आपको 1 मिनट पहले कि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होती है, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से होती है। उस वाले पार्ट में, उस वाले क्लॉज में सब्जेक्ट है आपका एयर, और यहाँ पे आपने किसको बना लिया, यहाँ पे आपने किसको बना लिया, यहाँ पे आपने बना लिया जी मुंबई को। हाँ जी, मेरी बात आई समझ, क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर ये सेंटेंस के अंदर देखो, अब आप शायद आपको ग्रामर से भी क्लैरिटी आ रही होगी, दिल्ली से शुरू होता तो कैसे सही हो जाता, फिर दिल्ली सब्जेक्ट होता ना, दिल्ली से शुरू होता तो दिल्ली सब्जेक्ट होता, इधर एक सिटी का नाम सब्जेक्ट है, इधर भी सिटी का नाम सब्जेक्ट हो जाता, नो एरर हो जाता। लेकिन फिलहाल अभी सब्जेक्ट कौन है, एयर है, और यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने मुंबई को बना दिया, तो ये तो गलत है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि मुंबई को तो सब्जेक्ट बनाना नहीं, हमें एयर को सब्जेक्ट बनाना है। तो इसकी जगह पे हमें चाहिए क्या था, लिखना क्या चाहते थे, लिखना ही चाहते थे एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन द
एयर ऑफ मुंबई इज, ऐसा होता है ये जो एयर है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 बन जाता और प्रीपोजिशन बन जाता, मुंबई इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता, इज वो वर्ब बन जाती जो कि अंडरस्टूड हो जाती। ये ब्रैकेट का मतलब है बेसिकली ये चीज अंडरस्टूड है, लिख दो तो भी ठीक, ना लिख दो तो भी ठीक। लेकिन फिर वही दिक्कत, एयर एयर नाउन तो रिपीट करेंगे नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, दैट ऑफ मुंबई इज। सही सेंटेंस क्या बन जाएगा था, एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पॉल्यूटेड देन दैट ऑफ मुंबई इज। ये जो दैट है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 बन जाएगा, ये मुंबई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, और ये इज जो वर्ब है, ये जो इज है, जो लिख दो चाहे ना लिख दो बात एक ही होती है, ये वर्ब है इस सब्जेक्ट नंबर 2 की। मेरी बात आई समझ में? आप इसको मीनिंग से भी समझ सकते हैं, मीनिंग से तो बिल्कुल आसान का है। इधर दिल्ली की हवा है तो भाई इधर मुंबई की हवा चाहिए थी, एयर एयर नाउन रिपीट नहीं करना तो दैट ऑफ मुंबई लिख दिया। ठीक है, ग्रामर से समझना है तो अगर इधर एयर सब्जेक्ट है तो इधर भी एयर होना चाहिए था, इसलिए मैंने दैट को सब्जेक्ट बनाया, ऑफ प्रीपोजिशन से मुंबई की हवा कहा, और ये इस वर्ब आगे अंडरस्टूड हो गई। इतनी बात है, क्लियर हो गया जी? चलो एक बार इसको देखो जरा, इस वाले सेंटेंस में क्या आना चाहिए ABCD में से बताना। अब एक छोटी सी बात यहाँ पे और समझ लो, देखो अगर यहाँ पे दिल्लीज एयर होता ना, अगर यहाँ पे दिल्लीज एयर होता अपोस्ट्रोफी एस, हालांकि नॉन लिविंग पर अपोस्ट्रोफी एस अपन अवॉइड करते हैं लेकिन शहर वहर के नाम के साथ चल भी जाता है। अगर यहाँ दिल्लीज एयर होता तब यहाँ पे सिर्फ मुंबईज लगा के छोड़ देते, काम हो जाता। देन मुंबईज अपोस्ट्रोफी एस लगा के छोड़ देते, एयर आगे अंडरस्टूड हो जाता, काम हो जाता। लेकिन अगर इधर ऑफ से है, अगर इधर ऑफ से है तो फिर इधर भी ऑफ से करना पड़ेगा। मेरी बात आ रही है समझ में? अगर उधर ऑफ से है तो इधर भी ऑफ से, अगर उधर अपोस्ट्रोफी एस से तो इधर भी अपोस्ट्रोफी एस से। क्लियर हुआ? चलो इसी के बेस पे डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट पर ये सवाल है, इसको करिए जरा। हाँ जी, नेक्स्ट पे आइए। मोहन का घर बड़ा है, मोहन का घर बड़ा है। अब देखो तुम्हें पता है कि डायरेक्टली यहाँ पे शिल्पा तो लिख नहीं पाएंगे, शिल्पा तो लिख नहीं पाओगे। मोहन का घर बड़ा है शिल्पा से, अबे शिल्पा से कि शिल्पा के घर से? मुझे यहाँ शिल्पा का घर चाहिए था ना, मुझे यहाँ शिल्पा का घर चाहिए था, डायरेक्टली शिल्पा से तो कंपैरिजन हो नहीं सकता। वही बात है, अगर उधर दिल्ली की हवा थी तो डायरेक्टली मुंबई से तो हो नहीं सकता, मुंबई की हवा कहना पड़ता है। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे मेरे पास ये इतने सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे मेरे साथ ये इतने सारे ऑप्शन हैं। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा और मज़ा आएगा अगर कंपैरिजन में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और मज़ा आएगा अगर अपन कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। एक सेंटेंस और दिखाता हूँ, इसमें आपने सोच लिया, इसमें आपने सोच लिया, एक काम और करो, इसको और सोचो थोड़ा, इसमें भी सोचना थोड़ा सा। हाँ जी, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो पोजीशन चाहिए, वहां पे एक ही चाहिए था। देखो इस वाले सेंटेंस में क्या था, इधर मोहन का घर इधर शिल्पा का घर, मोहन का घर बड़ा है शिल्पा के घर से, ऐसे होना था। लेकिन इस वाले सेंटेंस के अंदर, देखो दो पोजीशन है। यहाँ पे क्या डायरेक्ट शिल्पा लिखने से काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या सिर्फ यहाँ पे अगर शिल्पा का घर लिख दूं, अगर मैं शिल्पा का घर लिख दूं, शिल्पाज लिख दूं, आगे हाउस नाउन अंडरस्टूड हो जाए, ऐसा कुछ कर पाएंगे? नहीं बच्चे, ऐसा भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे आपको समझाता हूं मैं।
आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एक्चुअली दो पोजीशन है, यहाँ पे एक्चुअली दो पोजीशन है। मोहन के घर की कीमत, मोहन के घर की कीमत, तो इधर भी क्या आएगा, इधर भी किसी चीज की कीमत आएगी। हाँ ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है कि मोहन के घर की कीमत ज्यादा है शिल्पा की स्कूटी की कीमत से, ये हो सकता है। घर जरूरी नहीं है, अब सब्जेक्ट कॉस्ट है, अब सब्जेक्ट कॉस्ट है, घर जरूरी नहीं है, घर जरूरी नहीं है। कॉस्ट का कंपैरिजन कॉस्ट से होगा। आप अगर इधर कुछ भी सब्जेक्ट अंडरस्टूड मानोगे ना तो वो कॉस्ट माना जाएगा। मेरी बात आई रही है, इतनी बात आती है समझ में। दोनों के कंपैरिजन ध्यान से सुना, इस सेंटेंस में और पीछे वाले सेंटेंस में, इस सेंटेंस में और पीछे वाले सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस में और पीछे वाले सेंटेंस के अंदर ये वाली बात डिफरेंट है कि यहां पे दो पोजीशन बनाए गए, यहां पे दो पोजीशन बनाए गए, हाँ के ना। मोहन के घर की कीमत, पहले मोहन का घर पे और घर का कीमत पे, हाँ के ना। लेकिन यहां पे सिंगल एक ही पोजीशन है मोहन का घर पे, तो इधर भी एक ही पोजीशन चाहिए होगा। तो ये वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन है देखना जरा एक बार, इसमें शिल्पाज यहां पे एक अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो एक पोजीशन तो ये हो गया और एक इस ऑफ से हो गया, ये तो दो दो पोजीशन हो गए, हाँ कि ना। मुझे तो एक ही चाहिए, सिंपल सीधा साधा शिल्पा का घर चाहिए था, ये शिल्पा के घर का क्या ले आए तुम। ये जो दैट है ये सब्जेक्ट बनेगा, यानी इसका मतलब घर हो गया, घर ऑफ शिल्पा तो हो ही गया, फिर ये अपोस्ट्रोफी एस से क्या ले आए, मुझे तो सिंपल सीधा साधा शिल्पा का घर चाहिए था, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो रेस से बाहर हो गया। मेरी बात आ रही है समझ में, हाँ जी। अब बचे ये तीन ऑप्शन, और ये तीनों का ही मतलब शिल्पा का घर है, क्योंकि यहाँ पे दैट लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे दैट लिखोगे, दैट का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है, यहाँ सब्जेक्ट है हाउस, तो यहाँ क्या माना जाएगा, हाउस, तो इसका मतलब हुआ हाउस ऑफ शिल्पा, शिल्पा का घर। ये तो साफ साफ ही दिख रहा है शिल्पा का घर, और यहाँ पे अकेला शिल्पाज अगर लिख देते हैं, हाउस नाउन आगे रिपीट नहीं करवाते, तो ये हाउस नाउन अंडरस्टूड हो जाता है। लिखो चाहे ना लिखो बात एक ही है, लिखो चाहे ना लिखो बात एक ही है। अंडरस्टूड शब्द का मतलब होता है कि उसको लिख दें चाहे ना लिख दें बात एक ही है, वो चीज ऑब्वियस है, हाँ कि ना। अब यहाँ पे अगर हाउस नाउन आ चुका है, दोबारा हाउस नाउन को रिपीट नहीं करना, सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस लगा के छोड़ दोगे तो ये हाउस नाउन ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाएगा। जैसे जैसे ये जो पीछे सेंटेंस था, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता ना, दिल्लीज एयर, दिल्ली की हवा, और यहां पे मैं सिर्फ मुंबईज करके छोड़ देता तो एयर नाउन ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाता। क्लियर हुआ। ये ऑफ वाले में अंडरस्टूड नहीं हो सकता, और अपोस्ट्रोफी एस वाले में भी तब होता जब मैं यहां अपोस्ट्रोफी एस लिखता, उतना काम तो फिर भी मुझे करना पड़ता। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दिल्ली एयर लिख के इधर सिर्फ मुंबई लिख के छोड़ सकते ना, अपोस्ट्रोफी एस पोजीशन तो दिखाना पड़ेगा, इधर दिल्ली की हवा तो इधर भी दिल्ली की हवा करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे अगर मैंने यहाँ हाउस के बाद यहाँ सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस लिख के छोड़ दिया, यहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस लिख के छोड़ दिया, तो ये हाउस नाउन ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाएगा, क्योंकि नाउन को रिपीट नहीं करना, अगर पोजीशन बना रखा तो ऑब्वियस बात है ना आगे कुछ ना कुछ तो है। और अगर नहीं लिखोगे, अगर नहीं लिखोगे तो हाउस ही मानना पड़ेगा। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से समझना, हाउस के साइज का कंपैरिजन क्या फ्लैट के साइज से, विला के साइज से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर यहाँ पे आपको हाउस नहीं अंडरस्टूड कराना, कुछ और लिखना है तो लिखना पड़ेगा, जैसे मोहन्स हाउस इज बिगर देन शिल्पाज विला, मोहन्स हाउस इज बिगर देन शिल्पाज फ्लैट। मेरी कुछ आ रही है बात समझ में? मोहन्स हाउस इज बिगर देन शिल्पाज फार्म हाउस। अगर आप यहाँ पे कुछ और लिखना चाहो तो दो जगहों के एरिया का कंपैरिजन हो सकता है, कुछ और लिख सकते हो। एरिया का कंपैरिजन एरिया से हो रहा है, सही है। अगर आप कुछ और नहीं लिखोगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस लगा के छोड़ दोगे, तो ऑब्वियस बात है कि घर के साइज की तुलना हो रही है, इसका घर इधर से इसका घर। क्लियर हो गई इतनी बात? अब यहाँ पे तीनों में से चूज कौन सा करें? अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए। अगर यहाँ पे द हाउस ऑफ मोहन होता ना, ऑफ लगा रखा होता, तो ये सी चूज होता, इधर ऑफ से तो इधर भी ऑफ से, इधर अपोस्ट्रोफी एस से इधर भी अपोस्ट्रोफी एस से, तो यानी ये वाला ऑप्शन रेस से बाहर हो गया। इसमें हाउस नाउन को आपने रिपीट कर दिया तो ये वाला रेस से बाहर हो गया, तो अपना बेस्ट ऑप्शन कौन सा बचा? ए ऑप्शन। बोलो जी, क्लियर हो गया? हाँ जी।
इस पे आ जाइए। द कॉस्ट ऑफ मोहन्स हाउस इज हायर देन शिल्पा। अब यहां पे जरा मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। सब्जेक्ट इस बार कौन है? सब्जेक्ट हाउस नहीं है इस बार। हाउस तो ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है? कॉस्ट है। सब्जेक्ट कौन है? कॉस्ट है। तो अगर तुम अपोस्ट्रोफी एस लगा के आगे खाली छोड़ दोगे ना, अगर तुम अपोस्ट्रोफी एस लगा के आगे खाली छोड़ दोगे तो इसका मतलब यहां पे कॉस्ट वर्ड अंडरस्टूड होगा, क्योंकि सब्जेक्ट कॉस्ट है। तो इसका मतलब लिख दिया तुमने शिल्पा की कीमत। तुमने पता क्या लिख दिया? मोहन के घर की कीमत ज्यादा है शिल्पा की कीमत से। अबे इंसानों की भी कीमत लगा दोगे क्या? अब गलत हो गया। अच्छा जी, यहां पे दैट ऑफ शिल्पा जो कर दिया ना आपने, अब दैट क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट मेरा कॉस्ट है, सब्जेक्ट मेरा कॉस्ट है, यानी यहां भी तुमने कॉस्ट ऑफ शिल्पा कह दिया, तो ये वाला भी गलत हो गया। मेरी बात आई समझ में? यहां पे आपने क्या किया? शिल्पाज हाउस लिख दिया। मोहन के घर की कीमत ज्यादा है शिल्पा के घर से। घर की कीमत कहां है? घर का क्या? शिल्पा के घर का क्या? उसका पेंट, उसका एरिया, क्या वो नहीं बताया। एक ही पोजीशन बना दिया, मुझे तो दो चाहिए थे, ये भी गया। यहां पे क्या हो रहा? देखो, दैट का मतलब है कॉस्ट, दैट का मतलब है कॉस्ट, और अपोस्ट्रोफी एस के बाद सब्जेक्ट तो आ चुका है कॉस्ट, तो अब अपोस्ट्रोफी एस के बाद तो कॉस्ट अंडरस्टूड होगा नहीं। यहां तो कोई और सब्जेक्ट आया नहीं था ना, तो यहां कॉस्ट अंडरस्टूड हो रहा था। अब कॉस्ट वर्ड तो आ चुका है, तो यहां पे अब क्या अंडरस्टूड माना जाएगा? यहां पे हाउस अंडरस्टूड माना जाएगा, यानी अपना ऑप्शन कौन सा आएगा? डी ऑप्शन आएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर हुआ? क्लियर होगी इतनी बात? नेक्स्ट पे जाइए। एक बार इस सेंटेंस को करने की ट्राई करिए। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, और यहां से एक दो बच्चों के मन में ना भी डाउट चल रहा होगा। देखो, ईमानदारी से बताओ किसके मन में डाउट चल रहा है कि सर आपने जो हेडिंग डाली, जब शुरुआत में आपने लिखा डेमोन्स्ट्रेटिव, आपने जहां से शुरू किया वहां पे आपने लिखे चित चार, दिस दैट दिस दोज। अब हर एग्जाम्पल में आपका दैट ही आ रहा है, हर एग्जाम्पल में दैट ही आ रहा है। ये दिस कब आएगा, दिस कब आएगा, दोज कब आएगा, इनमें कौन सा वाला कब लगाते हैं, उस पर भी अभी आएंगे। ये वाली बात भी अभी क्लियर हो जाएगी। आप एक काम करो, जरा ये वाले सेंटेंस को करके दिखाओ, करो ट्राई। हाँ जी, करें शुरू, आ जाओ। सेंटेंस का मतलब है कि द हिंदू के जो आर्टिकल्स होते हैं, द हिंदू के जो आर्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स। ये कहना था कि द हिंदू के आर्टिकल्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, द हिंदू के आर्टिकल्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स। क्लियर? आर्टिकल्स सब्जेक्ट नंबर 1 बन गया, जिसकी तुलना आगे चल के हो रही है, और प्रीपोजिशन बन गया। द हिंदू अखबार का नाम है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। वैसे दा को इसका पार्ट ही मानते हैं, तो इस टी को भी कैपिटल कर लेना, ऐसे इधर से ये टी भी कैपिटल कर लेना। ये अखबार के नाम के साथ ये ऑलरेडी इन्होंने दा लगा रखा होता, खुद का नाम ही ये बना रखा होता, प्रॉपर नाउन हो जाता, तो द आर्टिकल का टी कैपिटल कर लेना। आर को यहाँ पे क्या बनाएं? ऐसे तोड़ें क्या, ऐसे करें क्या कि ये हेल्पिंग वर्ब और इंटरेस्टिंग मेन वर्ब, ऐसा करें क्या? बोलो। हाँ जी, द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू आर मोर इंटरेस्टिंग देन दैट ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। बोलो, मुझे बताओ, ऐसा करें क्या? आर को हेल्पिंग वर्ब कर दें, इंटरेस्टिंग को मेन वर्ब कर दें, ऐसा कर दें क्या? बोलिए, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या रीजन है? ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या रीजन है? क्योंकि सर यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, बस किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है। आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू आर मोर इंटरेस्टिंग देन दैट ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया।
आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू आर मोर इंटरेस्टिंग, बस उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो इंटरेस्टिंग है, बोरिंग है, लेंदी है, कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे ये बनेगा आपका लिंकिंग वर्ब। और कल आपको पढ़ा के गया हूँ कि एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा, और V1 प्लस ING जब एडजेक्टिव की तरह से काम करता है तो उसका हाई फाई नाम क्या बन जाता है? उसका हाई फाई नाम बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। कल ही पढ़ा के गया हूँ मैं आपको, अरे हाँ के ना। ये मोर इसको क्वालिफाई करने वाला क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। क्लियर होगी इतनी बात? अच्छा जी, ये देन क्या बना? कंजंक्शन बना। देन क्या बन गया? कंजंक्शन बन गया। आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू आर मोर इंटरेस्टिंग देन, आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू आर मोर इंटरेस्टिंग देन दैट ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देन कंजंक्शन बना, अब अगला क्लॉज का सब्जेक्ट आना चाहिए था। यानी आप क्या करना चाहते हो? इसको बनाना चाहते हो सब्जेक्ट नंबर 2, और प्रीपोजिशन है ये, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा प्रॉपर नाउन है। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, उस साइड पे सब्जेक्ट है आर्टिकल्स, प्लूरल है। इतनी बात तो मैंने जब टॉपिक आज का शुरू किया तभी बोली ना, दिस दैट सिंगुलर के लिए आते हैं, दिस दोस प्लूरल के लिए आते हैं। तो यहाँ पे दैट से कैसे काम चलेगा? दैट तो सिंगुलर के लिए आता है, दैट तो सिंगुलर के लिए आता है, दैट से कैसे काम चलेगा बताओ? तो यहाँ पे वो जो आपका सवाल था ना, सर वो दिस दैट दीज दोस बाकी कहाँ आएंगे? हर बार दैट ही आ रहा है। लो दोस्त तो आ गया, इस बार आपको दोज लिखना पड़ेगा क्योंकि ये प्लूरल है। एयर अनकाउंटेबल था, मटेरियल था, सिंगुलर से काम चल गया। हाउस था, सिंगुलर था, दैट से काम चल गया। ऐसे ही वहां पे कॉस्ट था, सिंगुलर से काम चल गया, दैट से काम चल गया। जब आर्टिकल्स लिख दिया, प्लूरल लिख दिया, तो इधर भी प्लूरल लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ये जो दोज है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनेगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनेगा, और सब्जेक्ट नंबर 2 बनेगा। क्लियर हुई जी इतनी बात? हाँ जी। आगे ये वर्ब आ जाएगी जी आपकी आर, जो कि अंडरस्टूड है। इस सब्जेक्ट की जो वर्ब है, इस सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो ये अंडरस्टूड है। आर आप लिख दें तो भी ठीक, ना लिख दें तो भी ठीक। क्लियर होगी इतनी बात? तो दोस्त तो हमें पता चलेगा कि दोस्त कहां आता है। 4 वर्ड थे, दिस दैट दीज दोस्त, दिस दैट दीज दोस्त, 4 वर्ड थे। 4 में से हमें पता चल गया कि दैट आएगा सिंगुलर के लिए, दोज आएगा प्लूरल के लिए। अब दूसरा सवाल बचा, ये दीज और दिस कहां आएंगे? ये दीज और दिस कहां पे आएंगे? उसको भी आओ समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो मैं एक घर के आगे से निकल रहा हूं, मेरा दोस्त साथ में चल रहा है। मैं क्या कह रहा हूं? दिस इज अ वेरी बिग हाउस, ये बहुत बड़ा घर है। ठीक। अब अगली बार मुझे सेंटेंस इस घर के लिए कुछ बात करनी है, या मैं वहां से मान लीजिए निकल गया, तो क्या उसके लिए बार बार दिस 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 कहता रहूंगा कि इस बार दैट या इट का यूज कर लूंगा? दिस का यूज तो इस बार कर नहीं पाऊंगा। दिस तो किसी चीज का पहली बार जिक्र यूज करने के लिए किया जाता है, किसी चीज का पहली बार जिक्र करने के लिए दिस का यूज करते हो ना। अब एक बार उसका जिक्र कर चुके हो तो अब दिस थोड़ी यूज करोगे। अब जब वहां से तुम अपने घर पहुंच गए, अरे वो वाला घर, दैट हाउस यूज करोगे। तो सेम बात यहां पर है, सेम बात यहां पर है कि ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे एयर वर्ड, ये एक बार आ चुका है, ये एयर वर्ड एक बार यहाँ पे आ चुका है। तो अब दूसरी बार जब जिक्र करोगे तो दिस से थोड़ी हो पाएगा। मेरी बात आई समझ में? हाँ जी। ऐसे ही जो लास्ट वाला अपना सेंटेंस था, जब उसमें आर्टिकल्स एक बार लिख चुके हो आप, दूसरी बार उन्हीं आर्टिकल्स का जिक्र करना है, तो अब वो काम दीज से थोड़ी हो पाएगा, वो तो दोस्त से होगा। तो सर फिर दीज दोस्त कहाँ यूज करेंगे? ऐसे कंपैरिजन वालों में तो यूज हो नहीं पाएगा भाई। ये जो ऐसे कंपैरिजन वाले होते हैं इनमें तो यूज हो नहीं पाएगा। नॉर्मली तो आप नॉर्मल तो करते ही हो ना, यहां नहीं लगा हुआ देखो दिस, नॉर्मल में चलेंगे। अब मान लो मैं लिख दूं दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं। दीज आर माई स्टूडेंट्स, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। नॉर्मल में दिस दीज चलेंगे, ऐसे कंपैरिजन वालों में दिस और दीज कभी नहीं आएंगे। ये जो कंपैरिजन वाले हैं, ये जो कंपैरिजन वाले हैं, इसमें दिस और दीज कभी नहीं आएंगे, क्योंकि कंपैरिजन वालों में वो चीज एक बार लिखी जा चुकी है, आप सेकंड टाइम लिख रहे हो, और सेकंड टाइम के लिए दिस और दीज यूज नहीं होंगे। ये इसका लॉजिक था। तो कुल मिला के बात इतनी है कि दिस और दीज ऐसा नहीं कि वर्ड ही नहीं है, अब यहां पे यूज हो रहा है ना, देखो ये सब्जेक्ट है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, हाँ कि ना। आर लिंकिंग वर्ब है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन ये जो आपके कंपैरिजन वाले हैं, कंपैरिजन वालों में दैट और दोज ही आ सकते हैं। सिंगुलर चीज का कंपैरिजन करोगे दैट आएगा, प्लूरल चीज का कंपैरिजन करोगे दोज आ जाएगा। ये वाले क्यों नहीं आ सकते दिस दीज? क्योंकि भैया कंपैरिजन में वो चीज एक बार लिख चुके हो, उसी को दूसरी बार लिखना है ना। तो एक बार जो चीज का जिक्र हो गया, दूसरी बार जिक्र करने के लिए थोड़ी यूज होते हैं दिस दीज, तो किसी चीज को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। ये इसके पीछे का जी लॉजिक था। क्लियर हो गया? चलो जी, इस कॉन्सेप्ट के लास्ट सेंटेंस पर आ जाइए, फिर आपको ब्रेक दे देता हूं।
फिर आगे बढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लास्ट सेंटेंस पर आइए। एक बार इस सेंटेंस को पढ़िए, एक बार इस सेंटेंस को पढ़िए और इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करिए। एक बार इस सेंटेंस को पढ़िए और एक मीनिंग निकालने की इसकी कोशिश करिए। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आओ सौरभ, तब समझ में आएगा। पहले मीनिंग निकालने की कोशिश करो, इसको पढ़ के समझने की कोशिश करो लिखा क्या हुआ है। ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर पेपर का एरर है। जब ये आया था तो ऐसे स्लैश लगे हुए आए थे। ये आपका ए पार्ट था, ये आपका बी पार्ट हो गया, ये आपका सी पार्ट हो गया और ये आपका डी पार्ट हो गया। आपको बताना था कि इसमें कौन से पार्ट के अंदर एरर है। पता नहीं क्यों इसकी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद भी बच्चों को क्लिक ही नहीं होती। तो कमेंट से उंगलियां हटा के एक बार ध्यान से सुन लेना। कमेंट से उंगलियां हटा के एक बार बड़े अच्छे से ध्यान से इसकी एक्सप्लेनेशन सुनना, ठीक है। इधर जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करो। क्रिकेट और चेस फेमस गेम्स है, क्रिकेट और चेस फेमस गेम्स है, ठीक है, मशहूर गेम्स है। अब मैं अगर इसको तोड़ूं, ब्रेक करूं, एक बार ये ए पार्ट बी पार्ट हटा देता हूं ताकि हम अच्छे से इसको तोड़ पाए। क्रिकेट हो गया जी आपका, क्रिकेट हो गया जी आपका सब्जेक्ट, एंड कंजंक्शन लगी हुई है। चेस हो गया जी आपका सब्जेक्ट नंबर 2। बेसिकली 2 सब्जेक्ट क्यों आ पाए एक ही वर्ब के, क्योंकि एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए। आर आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई, गेम्स आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, नाउन हो गया, और फेमस इसके लिए एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इतनी बात आ रही है समझ में। क्रिकेट और चेस फेमस गेम्स है, क्रिकेट और चेस दोनों फेमस गेम्स है। अब यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा हुआ है। यह एक आउटडोर गेम है, यह एक आउटडोर गेम है और वह एक इंडोर गेम है। यह एक आउटडोर गेम है और वह एक इंडोर गेम है। अब ये यह वह किसके लिए आया है? ये जो दिस है, ये जो फुल स्टॉप लग गया ना, अब दिस बन गया अगले अगले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बना, ये लिंकिंग वर्ब बना, ये गेम आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना, आउटडोर एडजेक्टिव बना, एंड कंजंक्शन बन गया, ये फिर से सब्जेक्ट आ गया क्योंकि अगला क्लॉज चालू हो गया, इज लिंकिंग वर्ब बना, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना, इंडोर एडजेक्टिव बना। ऐसा ही है, हाँ कि ना। अब दिक्कत ये कि पढ़ने वाला आखिर समझेगा कैसे, पढ़ने वाला ये बात आखिर कैसे जाने, कैसे समझे कि ये दिस किसके लिए आया है। क्रिकेट और चेस फेमस गेम्स है, क्रिकेट और चेस फेमस गेम्स है, यह एक आउटडोर गेम है, वह एक इंडोर गेम है। अभी यह वह है कौन? ये बात जो यह वाली है क्रिकेट के लिए लिखी है कि चेस के लिए लिखी है, यही फसाद की जड़ है। अब देखो हमारे दिमाग को पता है, हमारे दिमाग को पता है कि ऑब्वियस बात है आउटडोर गेम क्रिकेट है और इंडोर गेम चेस है, हाँ कि ना। आउटडोर गेम क्रिकेट है और इंडोर गेम चेस है, ये हमें पता है। अच्छा, लेकिन ग्रामर क्या कहती है? ग्रामर ये कहती है दिस लगता है पास वाले के लिए। ये बात तो सब बच्चों ने सुन रखी होगी ना। मान लो एक बच्चा मेरे यहाँ बिल्कुल पास में बैठा है और एक बच्चा वहां बैठा है, तो इसको रेफर करूंगा तो क्या कहूंगा? दिस बॉय। उसको रेफर करूंगा तो क्या कहूंगा? दैट बॉय। अब गाड़ी बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है तो मैं क्या कहूंगा? दिस इज माई कार। वहां खड़ी है, दैट इज माई कार। अरे वो मेरी गाड़ी है भाई। मेरी बात आई समझ में? दिस लगता है पास वाले के लिए, दैट लगता है दूर वाले के लिए। बात हर बच्चे को पता है। अब ग्रामर क्या कह रही है? ग्रामर ये कह रही है कि अगर दो नाउन के लिए
क्रिकेट और चेस के लिए आपने दिस और दैट का यूज किया है, क्रिकेट और चेस के लिए यूज किया है। तो ग्रामर कह रही है कि दिस माना जाएगा चेस के लिए, ग्रामर ये कह रही है कि दिस अपने पास वाले के लिए माना जाएगा, दिस माना जाएगा चेस के लिए और दैट माना जाएगा क्रिकेट के लिए, लेकिन उससे मीनिंग गलत हो रहा है। ग्रामर कहती है कि दिस लगता है पास वाले के लिए, यानी ग्रामर के अनुसार फिलहाल दिस का मतलब चेस है और दैट का मतलब क्रिकेट है, लेकिन उससे अगले सेंटेंस का मीनिंग गलत हो रहा है। उससे तो मतलब ये हो गया कि चेस आउटडोर गेम है और क्रिकेट इंडोर गेम है, ये तो गड़बड़ हो गई। अब काफी बच्चे कहेंगे सर दिस दैट को बदल दो ना, दिस दैट को बदल दो। अब पहली बात तो ये दोनों अलग अलग पार्ट में थे, दो पार्ट में एरर करना अलाउड थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि जब ये पेपर में आएगा तेरे एसएससी में, सीडीएस में, एनडीए में, तो तू सी और डी दोनों इकट्ठे बटन दबा देगा, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। और वैसे भी पहले पास वाले की बात करते फिर दूसरे वाले की। अगर ऐसे कभी जिंदगी में सेंटेंस लिखा जाता है तो पहले दिस वाला स्ट्रक्चर आएगा फिर दैट वाला स्ट्रक्चर आएगा। तो इलाज क्या है? समस्या समझ आ रही है क्या बोली मैंने? समस्या समझ आ रही है मैंने क्या बोली है? हमें कॉमन सेंस से पता है कि क्रिकेट आउटडोर गेम होता है और चेस इंडोर गेम होता है, लेकिन ग्रामर का स्ट्रक्चर ये कहता है कि दिस लगता है पास वाले के लिए। अब आपने दो नाउन थे क्रिकेट एंड चेस, उनके लिए दो शब्द किए दिस और दैट यूज। दिस माना जाएगा पास वाले के लिए यानी चेस के लिए, दैट माना जाएगा दूर वाले के लिए यानी क्रिकेट के लिए, और उससे मीनिंग गलत हो रहा है, उससे मीनिंग गलत हो रहा है। तो क्या इलाज किया जाए? दिस दैट को पलट दें, अलग अलग पार्ट में पॉसिबल नहीं है। तो ये कहेंगे इंडोर आउटडोर को पलट दो, फिर से दो पार्ट में एरर हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। बच्चे भी जब ये पेपर में आया तो ऐसे परेशान होकर घूमते रहे कि क्या करें, किसको पलटें, किसको हटाएं, क्या करें। और एरर मार्क होना था ए पार्ट में, अगर मैं क्रिकेट और चेस को ही पलट दूं, अगर मैं इसकी जगह पे चेस एंड क्रिकेट लिख दूं, ऐसा लिख दूं, तो अब देखो, अब दिस के पास कौन पहुंच गया? क्रिकेट। दो नाउन को रेफर करने के लिए दिस दैट लिखे, दिस माना जाता है पास वाले नाउन के लिए। अब दिस के पास कौन पहुंच गया? क्रिकेट, और क्रिकेट आउटडोर गेम है, सही हो गया। अब दैट किसके लिए आने लगा? चेस के लिए, सही हो गया। फिर से एक बार लास्ट टाइम दोबारा समझ लीजिए, पता नहीं सेंटेंस के अंदर बच्चों को क्यों नहीं समझ आता। एक बार तो मैंने अब बता दिया है, जब नोट्स बनाओगे तो इतने पार्ट को 2-3 बार प्ले करके देख लेना भाई, ठीक है? इससे ज़्यादा मैं देखो एक्सप्लेन कर नहीं सकता। अब भी नहीं समझ में आए तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। इस सेंटेंस को 2-3 बार प्ले कर लेना जिसको ना समझ में आए, ठीक? एक बार फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, दिक्कत क्या, पहले ये समझो। मैंने लिखा क्रिकेट और चेस मशहूर गेम्स है, यह एक आउटडोर गेम है और वह एक इंडोर गेम है। अब ये यह वह ग्रामर क्या कहती है? ग्रामर ये कहती है कि दिस माना जाएगा इसके नियरेस्ट नाउन के लिए और दैट माना जाएगा दूर वाले के लिए। यानी दिस माना जा रहा है क्रिकेट के लिए और दैट माना जा रहा है दिस माना जा रहा है चेस के लिए और दैट माना जा रहा है क्रिकेट के लिए। उससे तो मीनिंग गलत हो गया। इस लॉजिक से तो मेरा क्रिकेट इंडोर गेम हो गया और ये चेस आउटडोर गेम हो गया। ये तो मेरा मीनिंग गलत कर रहा है। तो फिर मैंने क्या इलाज किया इसका इलाज ये हो सकता है दिस दैट को चेंज कर दे। नहीं सर, दो अलग अलग पार्ट में। इंडोर आउटडोर को चेंज कर दे। नहीं यार, अलग अलग पार्ट में। अगर मैं इसी को पलट दूं तो क्रिकेट पहुंच गया दिस के लिए और चेस पहुंच गया अब दैट के लिए, सही हो गया। ये था जी इसका आंसर, ठीक? ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। 2 मिनट का ब्रेक है, जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है जाके आइए, फिर आगे अपना रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, काफ़ी सवाल भी आते हैं, आपने सुने होंगे। हु हुम वाले जो एरर होते हैं ना, हु हुम वाले एरर, उनको डिस्कस करेंगे। 2 मिनट का ब्रेक है, जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है जाके जल्दी से वापस आइए। टॉपिक पढ़ते हैं अपना रिलेटिव प्रोनाउन। बहुत 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 अच्छा टॉपिक है। इस मोमेंट के बाद से ये मोमेंट है, इसके बाद से आपको कोर्स में ना थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ऊपर नजर आएगा। तो मैं पहले आगाह कर दूं, अगली जो आपकी 4 क्लासेस होंगी, नेक्स्ट जो 4 क्लासेस होंगी, उनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई है, इवन आपके कोर्स से भी काफ़ी हाई है। तो वो क्लास हर बच्चे को 2x स्पीड पर 2-2, 3-3 बार भी देखनी पड़ सकती हैं। अगली जो क्लासेस हैं उनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई है, ठीक है?
तो ये क्लासेस आपको 2x स्पीड पर 2-2 3-3 बार भी देखनी पड़ सकती हैं। क्लियर हुआ? बस हाँ, ये भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये 3-4 क्लास झेल गए, 3-4 क्लास जैसे तैसे आपने अपने माइंड को समझा ली, कर लिया, अच्छे से नोट्स बना के समझ लिया, तो आगे आपका पूरा कोर्स बिल्कुल ऐसे मक्खन मलाई की तरह स्मूथ चलेगा। ठीक, आइए जरा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर में दो काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर के अंदर दो काम करता है। ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर के अंदर दो काम करता है। जैसे मैंने आपको बोला, हर प्रोनाउन के अंदर एक बात तो कॉमन होती है कि अगर वो प्रोनाउन है तो किसी नाउन की जगह पे आएगा। अगर वो प्रोनाउन है तो ऑब्वियस बात है किसी नाउन की जगह पे आएगा। ये बात हर प्रोनाउन के अंदर कॉमन होती है, चाहे वो पजेसिव प्रोनाउन हो, चाहे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, किसी ना किसी नाउन की जगह पे आएगा। हाँ कि ना? परंतु परंतु कुछ ना कुछ हटके बात भी होती, तभी तो इतने सारे बनाने पड़े। पजेसिव प्रोनाउन पोजेशन को दिखाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये एक्शन खुद पर ही हो गया इसको दिखाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेट करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक एक करके बात करता है। तो ये भी कुछ ना कुछ हटके करता होगा, ये भी कुछ ना कुछ हटके करता होगा। इसके अंदर फीचर क्या है? इसके अंदर फीचर क्या है कि ये प्रोनाउन और कंजंक्शन दोनों काम एक साथ कर लेता है। ये प्रोनाउन और कंजंक्शन दोनों काम एक साथ कर लेता है। ये प्रोनाउन और कंजंक्शन दोनों काम एक साथ कर लेता है। आओ दिखाता हूं कैसे, समझाता हूं कैसे। अभी अपन रिलेटिव प्रोनाउन काफी सारे हैं, हु है, हुम है, विच है, दैट है, व्हाट है। आज अपन बेसिकली प्राइमरी बात करेंगे हु हुम की। आज की अपनी क्लास के अंदर अपन बात करेंगे हु एंड हुम की। ठीक है, आओ जरा। हु हुम बच्चे, इनसे ना थोड़ा डर ज्यादा लगता है, लेकिन चीजें आसान होती हैं। अगर मैं आपसे कहूं ही इज प्लेइंग होगा कि हिम इज प्लेइंग होगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट होगा कि हिम इज प्लेइंग क्रिकेट होगा, आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, काम हो रहा है खेलने का, खेला क्रिकेट जा रहा है तो ही खेल रहा है, तो ही लगाओगे ना सर, सब्जेक्टिव केस लगाओगे। और आई स्कोल्डेड, द टीचर स्कोल्डेड ही होगा कि द टीचर स्कोल्डेड हिम होगा? सर ऑब्वियस बात है, स्कोल्ड करने का काम टीचर ने किया, टीचर सब्जेक्ट हो गया, स्कोल्ड वर्ब होगी, सर आगे ऑब्जेक्ट आएगा। हाँ कि ना? बिल्कुल वैसी जैसे ही हिम है, बिल्कुल वैसी जैसे ही हिम है, वैसे ही हु हुम है। जैसे ही हिम होते हैं वैसे ही हु हुम है। हु सब्जेक्टिव केस होता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे। बस क्या है, इन पे हमने सेंटेंसेस थोड़े कम पढ़ रखे होते हैं, ही इन पे ज़्यादा पढ़ रखे होते हैं, तो ये हमें आसान लगने लग जाते हैं, ये वालों पे हम थोड़ा सा घबराते रहते हैं। लेकिन आज के बाद वो घबराहट खत्म हो जाएगी। आओ जरा, हु हुम के एरर करते समय एक छोटी सी बात ध्यान रखने की, हर वर्ब का सब्जेक्ट होगा। इंपैरेटिव सेंटेंस में भी अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है यू, हर वर्ब का सब्जेक्ट जरूर होगा, हर वर्ब का सब्जेक्ट जरूर होगा। यानी जितनी वर्ब हैं उतने सब्जेक्ट होंगे, जितनी नंबर ऑफ वर्ब्स हैं उतने सब्जेक्ट होंगे। मेरी बात आई समझ में? जितनी नंबर ऑफ वर्ब हैं उतने सब्जेक्ट होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में क्लियर रखना है। आओ जरा समझाता हूं, एक बार जरा इस सेंटेंस को देखिए। दे रिवार्डेड द मैन, उन्होंने आदमी को सम्मानित किया, उन्होंने आदमी को सम्मानित किया। दे सब्जेक्ट हो गया, रिवार्डेड वर्ब हो गया, मैन इसका ऑब्जेक्ट हो गया। उन्होंने आदमी को सम्मानित किया, कौन से आदमी को सम्मानित किया? जिसने बच्चे को बचाया था। उन्होंने आदमी को सम्मानित किया, कौन से को? जिसने बच्चे को बचाया था। सेव्ड क्या हो गया भाई साहब? वर्ब हो गया। चाइल्ड क्या हो गया जी? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पे जरा देखने समझने की कोशिश करो। ऑब्वियस बात है, ये वाला पार्ट तो पूरा हो ही चुका है। और वैसे भी हु हुम आप इस वर्ब के लिए लगा रहे हो कि इस वर्ब के लिए लगा रहे हो? बताना मुझे। ये जो हु हुम जो भी लगना है उसका लेना देना इस वर्ब से होगा कि उस वर्ब से होगा? ऑब्वियसली हु हुम का लेना देना हमेशा उसके आगे वाली वर्ब के लिए होता है, ना कि पीछे वाली वर्ब के लिए। इतनी बात मेरी आ रही है समझ में? क्या कहना चाह रहा हूँ? हु हुम जो आप लगाओगे उसके बाद वाली वर्ब के लिए लगा रहे हो ना यहाँ पे, तो उस वर्ब से तो लेना देना है नहीं, वो क्लोज तो कंप्लीट हो गया ना। दे रिवाइडेड द मैन, उन्होंने मैन को सम्मानित किया। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो सेव्ड वर्ब को ऑब्जेक्ट तो मिल चुका है, किसको बचाया गया? बच्चे को। मुझे चाहिए था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहिए था, तो यहाँ पे क्या आएगा? हु आएगा। इतनी बात क्लियर है? अब ये वाली बात तो हर कोई समझ लेता है। थोड़ा सा और एक दो चीजें नोटिस में लाने की कोशिश करो। मैंने क्या कहा, ये जो हु हुम होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये जो हु हुम होते हैं ये क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन जैसा कि मैंने आपको बताया क्या करते हैं? प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन एक ही समय पर दो काम कर रहा होता है।
रिलेटिव प्रोनाउन एक ही समय पर दो काम कर सकता है। ये प्रोनाउन भी बनेगा और साथ साथ कंजंक्शन भी बनेगा। ये एक ही टाइम पर दो काम करेगा, प्रोनाउन भी बनेगा और कंजंक्शन भी बनेगा। इसीलिए देखो ये नाउन के साथ आ पाता है। काफ़ी बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा होगा, सर आपने तो कहा था नाउन और प्रोनाउन साथ में नहीं आते। हाँ बच्चे, लेकिन ये कंजंक्शन भी तो बनना है ना, इसको कंजंक्शन बनना है तो दोनों क्लॉज के बीच में आना है। ये एक ही समय पर दो काम करता है। बहुत सारी डिक्शनरी में रिलेटिव प्रोनाउन हु टाइप करते हैं ना, हु टाइप करोगे, हुम टाइप करोगे, तो ब्रैकेट में उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा आएगा प्रो कंज, यानी प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन। इसको कंजंक्शन का काम भी तो करना है ना, ये नॉर्मल प्रोनाउन थोड़ी है। इसको प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन दोनों काम करने हैं ना, इसको प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन दोनों काम करने, इसीलिए तो ये बीच में आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, वो वाला कॉन्सेप्ट ऐसे परेशान मत हो जाएगा, सर ये मैन नाउन के साथ कैसे लग गया, ये वाला प्रोनाउन तो नाउन के साथ नहीं आते। अरे भाई, इसको कंजंक्शन भी तो बनना है, ये नॉर्मल वाला प्रोनाउन थोड़ी, कुछ एक्स्ट्रा फीचर है इसके अंदर। पहली बात तो आपने ये नोटिस करी कि ये जो हु यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको कंजंक्शन का भी काम करना है, तभी तो ये दो क्लॉज कनेक्ट हो पाएंगे। दो क्लॉज हैं, दो सब्जेक्ट प्लस वर्ब हैं, तो कंजंक्शन तो चाहिए। दूसरी बात, आप नोटिस करिए कि ये प्रोनाउन का भी काम कर रहा है, ये प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। कैसे? प्रोनाउन का काम क्या होता है? नाउन की जगह पर आना। मैन के लिए तो लगा, ये हु हुम है कौन? ये कौन है हु हुम? ये मैन ही तो है। उन्होंने उस आदमी को सम्मानित किया, कौन से आदमी को? जिसने बच्चे को बचाया था। ये जिसने कौन है? जो नाउन की जगह पे आए उसी को तो प्रोनाउन कहते हैं। एक नाउन की जगह पर आए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बने, सेव्ड वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है। ये सेव्ड वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है, हाँ कि ना? तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है बेसिकली अपने जो हु हुम होते हैं, ये अंग्रेजी में दो काम करते हैं, प्रोनाउन भी बनते हैं और कंजंक्शन भी बनते हैं। प्रोनाउन होने के नाते इसने क्या फर्ज निभाया? एक नाउन की जगह पे आया, अगले क्लॉज में सब्जेक्ट बना। कंजंक्शन होने के नाते क्या फर्ज निभाया? दो क्लॉज को जोड़ा। क्लियर हुई इतनी बात? सेम बात आपको यहां लगानी है। एक बार ट्राई करिए, जरा एक बार अपने आप से ट्राई करिए। हाँ जी, किया इसको। रजत फाउंड द बॉय, रजत को वो लड़का मिल गया था या रजत ने वो लड़का ढूंढ लिया। रजत फाउंड द बॉय, और रजत को वो लड़का मिल गया या रजत ने वो लड़का ढूंढ लिया था, दोनों मतलब हो सकते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, रजत ने वो लड़का ढूंढ लिया था। कौन सा? जिसे तुम ढूंढ रहे थे, या कह लो फाउंड का वाला जनरली मिलना होता है। तो रजत को वो लड़का मिल गया था जिसे तुम ढूंढ रहे थे, ये कहना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो अगले क्लॉज में सब्जेक्ट आ चुका है। ये वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, सर्चिंग आपकी मेन वर्ब हो गई। अब हमें पता है कि हु हुम का लेना देना इस वाली वर्ब से है, वो तो कंप्लीट हो गया ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसका हु हुम जो है उसका लेना देना यहाँ से है, हाँ के ना? अब यहाँ पे सब्जेक्ट आ चुका है, वर्ब आ चुका है, तो इस सर्च वर्ब के लिए मुझे क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हुम आ गया। अब ये वाली बात तो हर बच्चे को पता है, हाँ के ना? थोड़ी सी बातें और थोड़ा डीप में जाओ, क्योंकि वो आगे अपने को काम देंगी, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए काम आएंगी अपने को। अभी कराऊंगा, अभी ये तो मजाक चल रहा, अभी बढ़िया आएगा, अभी रुको। मैंने क्या कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन अंग्रेजी में दो काम करते हैं, ये प्रोनाउन भी बनते हैं और कंजंक्शन भी बनते हैं। एक ही समय पर ये दो रोल प्ले करता है। अच्छा, कैसे? देखो जरा, इसने इन दोनों क्लोज को जोड़ा तो इसने कंजंक्शन का काम किया, हाँ के ना? इसने इन दोनों क्लोज को कनेक्ट किया। रजत को वो लड़का मिल गया था जिसे तुम ढूंढ रहे थे, ये जिसे की वजह से कनेक्ट हुए दोनों क्लोज, तो कंजंक्शन का काम कर गया। प्रोनाउन का काम ये कैसे कर गया? बॉय नाउन की जगह पे आया, अगले क्लॉज में ऑब्जेक्ट बन रहा है। बॉय नाउन की जगह पे आया और अगले क्लॉज में ऑब्जेक्ट बना, यही तो है प्रोनाउन के काम। एक नाउन की जगह पे आना और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना, यही तो काम होते हैं प्रोनाउन के। तो ये प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन की तरह से काम कर गया और ये सर्च वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। इतनी कहानी क्लियर है? सारी दुनिया इसको ऐसे ही पढ़ाती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बाकी प्रोनाउंस के साथ करके दिखाया
कि मैंने आपको बताया कि पजेसिव प्रोनाउन क्यों लगाते हैं। जब हमें एक नाउन को रिपीट होने से बचाना हो लेकिन साथ में पजेशन भी डालना हो तब पजेसिव प्रोनाउन लगाते हैं। रिफ्लेक्सिव कब लगाते हैं? जब एक्शन खुद पर ही हो रहा हो, सेंटेंस पढ़ के पता लग जाएगा कि जिसने किया उसी पर हो गया, तो रिफ्लेक्सिव लगाते हैं। ऐसे एम्फेटिक कब लगाते हैं? जब हमें इस बात पर स्ट्रेस डालना हो कि ये काम सब्जेक्ट ने खुद किया है। डिस्ट्रीब्यूटिव कब लगाते हैं? जब हमें एक एक करके बात करनी हो, इस बात पर स्ट्रेस देना हो कि लड़कों में से हर एक, लड़कों में से प्रत्येक, ऐसा करना हो। हाँ कि ना? ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव कब लगाते हैं? जब मान लो दिल्ली की हवा, मुंबई की हवा, उसी चीज़ का दोबारा जिक्र करना था, कंपैरिजन करना था, ऐसे करके। ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन क्यों लगाते हैं? अगर कोई आपसे पूछे, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन का काम करता, क्यों लगाते हैं? ये कोई नहीं पढ़ा रहा, बस हु हुम के एरर ऐसे काटने पीटने से सिखा दिए। और वो काटने पीटने रट के सीखने से अभी बताऊंगा, ये तो पपलू सेंटेंस थे, ये तो कोई भी कर लेगा। अभी 2-3 सेंटेंसेस आपको कराऊंगा, तब आपको क्लैरिटी आएगी कि क्या लगता है, क्यों लगता है, ये हु हुम आखिर बने क्यों। आओ इसको समझते हैं। आइए जरा ध्यान से देखिए। उसके लिए अपने को टॉपिक पढ़ना पड़ेगा छोटा सा, फिर बता रहा हूँ। प्रोनाउन चैप्टर की आप देखोगे सबसे ज़्यादा क्लास होंगी, हो सकता 8-9-10 क्लास भी लग जाएं, क्योंकि प्रोनाउन चैप्टर के अंदर सिर्फ प्रोनाउन चैप्टर नहीं चल रहा। थोड़े दिन पहले अभी आके हटा जिरंड आया, पार्टिसिपल आया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये सब पढ़ना पड़ा अपने को, है ना। आज ऐसी थोड़ा बेसिक और आ गया। एडजेक्टिव और एडवर्बियल फ्रेजेस, एडजेक्टिव और एडवर्बियल फ्रेजेस, कतई डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर देखो। पहले एडजेक्टिव की बात करते हैं। 3 वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल क्लॉज। अगर डरोगे तो देखो सारी जिंदगी नहीं सीखोगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, सेंटेंस से और समझ में आएगा, लेकिन एक बार ध्यान से सुनो इस वर्ड को। अगर एक सिंगल वर्ड एडजेक्टिव की तरह से काम करे, अगर एक सिंगल वर्ड एडजेक्टिव की तरह से काम करे, जैसे रेड कार, बिग कार, कॉस्टली कार, बिग हाउस, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। सिंगल वर्ड एडजेक्टिव की तरह से काम कर गया, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब अगर एक शब्दों का समूह, कुछ याद आ रहा है? मैंने बेसिक के अंदर एक बात लिखी थी कि प्रीपोजिशन के साथ जब नाउन लगता है, प्रीपोजिशन के साथ जब नाउन लगता है तो अक्सर ज़्यादातर एडजेक्टिव या एडवर्ब में से एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। कुछ याद आया? एक सेंटेंस मैंने लिखा था, द फास्ट बॉलर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। फास्ट बॉलर जो ऑस्ट्रेलिया का था, तो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ने बॉलर की विशेषता बताई। कौन सा बॉलर, कहाँ का बॉलर? ऑस्ट्रेलिया का बॉलर। कुछ याद आ रही है मेरी बात? ऐसी मैंने, अगर आपको याद हो तो, कल परसों ही बेसिक के अंदर लिखा कि दे आर आउटसाइड, वो क्विज डिस्कस करते समय, दे आर प्लेइंग आउटसाइड द पार्क। अब आउटसाइड प्रीपोजिशन था, पार्क उसका ऑब्जेक्ट था, ये आउटसाइड प्लस पार्क मिलकर दोनों प्ले के लिए एडवर्ब बना रहे हैं। कुछ याद आ रहा है? तो वही बात यहाँ पे बिल्कुल 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 बेसिक सी बात है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। हाँ जी, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल क्लॉज, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। एक सिंगल वर्ड एडजेक्टिव की तरह से काम करे, एक सिंगल वर्ड एडजेक्टिव की तरह से काम करे तो एडजेक्टिव, ठीक है। अगर एक शब्दों का समूह, ये प्रीपोजिशन प्लस में नाउन का एक जोड़ा, अक्सर प्रीपोजिशन प्लस में नाउन ही दिखेंगे आपको, प्रीपोजिशन प्लस में नाउन का एक जोड़ा किसी नाउन की विशेषता बताने लग जाए या किसी प्रोनाउन की विशेषता बताने लग जाए, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताना किसका काम है? एडजेक्टिव का। तो उसको हम कहेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज। और ऐसे ही अगर एक इतने शब्दों का समूह सब्जेक्ट प्लस वर्ब से पूरा क्लॉज ही, पूरा का पूरा क्लॉज ही एडजेक्टिव वाले काम करने लग जाए तो उसको एडजेक्टिवल क्लॉज। एक सिंगल वर्ड एडजेक्टिव का काम करे तो एडजेक्टिव, शब्दों का समूह अगर एडजेक्टिव का काम करे तो फ्रेज या क्लॉज। कब फ्रेज कब क्लॉज? अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ रही है उसमें तो क्लॉज, वरना फ्रेज। बहुत अच्छा समझ में आएगा सेंटेंसेस से। करना जरा इन दोनों सेंटेंसेस को एक बार पढ़ो आराम से, जितना जितना तुमसे टूट पाए, जितना जितना तुम अपने आप सोच पाओ, एक बार तुम सोचो, फिर मैं कराता हूं। करो ट्राई।
तोड़ो इसको, खाली मत बैठो। अपने आप जो सोचने का जो मजा होता है ना, अरे यार ये चीज मैंने अपने आप ही सोच ली थी, सोचना है आपको कि ये वर्ड ना, ये 4-5 वर्ड मिलके यार एडजेक्टिव जैसा काम कर रहे हैं, ऐसे सोचना है। करो ट्राई। बहुत बढ़िया, शाबाश। इस सेंटेंस को तोड़ते हैं, ठीक है। द बॉय इन रेड शर्ट हैज वॉन द रेस। द बॉय इन रेड शर्ट हैज वॉन द रेस। हैज क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब बन गया। वॉन क्या बन गया, मेन वर्ब बन गया। किसने जीता, तो बॉय ने जीता, तो ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, हाँ कि ना। रेस क्या बन गया, रेस अपना ऑब्जेक्ट बन गया। लड़के ने रेस जीती थी, ठीक है, वो लड़का रेस जीत चुका है। बॉय सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, वॉन मेन वर्ब है, रेस उसका ऑब्जेक्ट है। इतनी कहानी क्लियर है। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना। इन क्या बन गया, प्रीपोजिशन बन गया, और शर्ट क्या बन गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, और रेड इसके लिए क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बन गया। इतनी बात सबको समझ में आती है। अगर कोई आपसे पूछेगा इन क्या है, तो आप कहोगे प्रीपोजिशन है। रेड क्या है, तुम कहोगे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। शर्ट क्या है, तुम कहोगे नाउन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन अगर मैं इन तीनों के नीचे से अंडरलाइन कर दूं और पूछूं ये तीनों वर्ड मिलकर क्या कर रहे हैं, तो इस लड़के की विशेषता बता रहे हैं, हाँ कि ना, बोलो। ये तीनों वर्ड मिलकर इस लड़के को क्वालिफाई कर रहे हैं, इसको यूनिक बना रहे हैं, हाँ कि ना। किसी ने मुझसे पूछा अरे कौन से लड़के ने रेस जीती है, तो कन्फ्यूजन सी होगी यार, समझ ही नहीं आया कौन से वाले ने जीती है। द बॉय इन रेड शर्ट, द बॉय इन रेड शर्ट, वो जो रेड शर्ट वाला लड़का है ना, वो रेस जीत चुका भाई। द बॉय इन रेड शर्ट हैज वॉन द रेस। अब मेरी कुछ बात आ रही समझ में? मैं फिर बता रहा हूँ, अगर कोई तुमसे पूछे इन क्या है, प्रीपोजिशन है। जैसे पहले जिंदगी चल रही थी वैसी चल रही है। मैं बस ये कह रहा हूं, अगर कोई पूछे तीनों मिलकर कैसा एक्शन प्ले कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा ये बॉय की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज। इतनी सी बात है। अगर एक सिंगल वर्ड एडजेक्टिव के जैसा काम कर दे तो सिर्फ एडजेक्टिव। अगर एक शब्दों का समूह एडजेक्टिव के जैसा काम कर दे तो या तो वो फ्रेज है या क्लॉज है। फ्रेज कब कहेंगे, क्लॉज कब कहेंगे? अगर वो जो शब्दों का समूह है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब आई तो क्लॉज, वरना फ्रेज। इसको ट्राई करेंगे। टीचर ने पनिश कर दिया लड़के को जिसने कुर्सी तोड़ी थी। टीचर ने पनिश किया लड़के को जिसने कुर्सी तोड़ी थी। पनिश्ड हो गया वर्ब, टीचर हो गया सब्जेक्ट, बॉय इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। टीचर ने पनिश किया था लड़के को जिसने कुर्सी तोड़ी थी। ब्रोक वर्ब हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और हु क्या आपका, अभी अपन ने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन है तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस में यानी प्रोनाउन प्लस में सब्जेक्ट बनना, यानी प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन वाला काम कर रहा है। यही बात है, हाँ कि ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं हु अकेला क्या है, तुम कहोगे रिलेटिव प्रोनाउन है सर, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन है। मैं कहूँ ब्रोक अकेला क्या है, तुम कहोगे वर्ब है। मैं कहूँ चेयर अकेला क्या है, तुम कहोगे नाउन है सर, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे पूछ लूँ ये तीनों वर्ड मिलकर क्या कर रहे हैं? टीचर पनिश द बॉय, टीचर ने पनिश किया था लड़के को। कौन से लड़के को? जिसने कुर्सी तोड़ी थी। टीचर ने पनिश किया लड़के को, कौन से लड़के को? जिसने कुर्सी तोड़ी थी। अब शायद दिमाग की बत्ती थोड़ी थोड़ी जली होगी कि बेसिकली ये एडजेक्टिवल क्लॉज बन रहा है। एक पूरा का पूरा क्लॉज जब किसी नाउन की विशेषता बताने लग जाए, तो एडजेक्टिवल क्लॉज। सिंपल है बच्चे, डरना छोड़ो पहले तो। एक सिंगल वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए यानी एडजेक्टिव का काम करे तो एडजेक्टिव। एक शब्दों का समूह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए यानी एडजेक्टिव वाले काम करे तो फ्रेज या क्लॉज। उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब आई तो क्लॉज, वरना फ्रेज। इतनी सी बात है। बोलो भाई, कुछ आई मेरी बात समझ में? डिट्टो ऐसे ही, बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही। एडवर्ब
एडवर्बियल फ्रेज और एडवर्बियल क्लॉज है। अगर एक सिंगल वर्ड एडवर्ब के जैसा काम करे तो एडवर्ब, अगर एक प्रीपोजिशन प्लस में नाउन का कॉम्बिनेशन एडवर्ब जैसा काम करे तो एडवर्बियल फ्रेज, अगर कंजंक्शन लग के पूरा क्लॉज आगे बन रहा हो और वो एडवर्ब जैसा काम कर रहा हो तो एडवर्बियल क्लॉज। इतनी सी बात है। इसको भी कर दोगे तो मुझे पक्का भरोसा करना, जरा करो जरा। बढ़िया से बढ़िया, मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को इतना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा पानी की तरह। ठीक है, बस थोड़ी सी मेरे साथ पेशेंटली काम लो। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आओ, सारी चीज़ें सिक्वेंशियल मैनर में पढ़ो और अपने नोट्स बनाओ। मानो मेरी बात, ज़िंदगी में दोबारा इंग्लिश की कोचिंग नहीं लेनी पड़ेगी और इंग्लिश की वजह से पेपर नहीं रुकेगा, ये वादा है मेरा। बस सुनो यार, कोशिश करो कि सुनने आओ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सुनो, चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। मेरे पास कोई कैप्सूल नहीं है कि मैं एक दिन में आपको 200/200 लगवा दूँ। मेरी बात आ रही समझ में? बस सुनो, डेली जितना पढ़ाया जा रहा है खाली उसको सुनो। जितने भी लोग लिख रहे हैं बड़ी क्लैरिटी आ रही है, मज़ा आ रहा है, थैंक यू भाई, थैंक यू सबको, थैंक यू। पढ़ो बस, है ना, पढ़ो। और अब क्लास चलेगी 10 बजे तक, तुम्हारे लिए छुट्टी है, जाओ भाग जाओ फटाफट। कल देख लेना रिकॉर्डेड, कल की छुट्टी है, वैसे भी संडे है। आसान है, आसान है। अगर मैं ऐसे लिखूँ, शी विल कॉल मी टुमारो, वो मुझे कल कॉल करेगी। शी सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, कॉल मेन वर्ब हो गया और ये मी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। वह मुझे कॉल करेगी, कब कॉल करेगी? टुमारो, कल कॉल करेगी। तो इसने इसने कॉल करने का समय बताया, हाँ कि ना। जो किसी एक्शन के होने का समय बता दे तो ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम बन गया, हाँ कि ना। अब तीनों में शी विल कॉल मी, शी विल कॉल मी तो कॉमन है। यहाँ पे एक सिंगल वर्ड एडवर्ब की तरह से काम करे तो एडवर्ब हो गया। इधर देखो, ये प्रीपोजिशन प्लस में ये जो नाउन का कॉम्बिनेशन है, ये जो प्रीपोजिशन प्लस में नाउन का कॉम्बिनेशन है, 2 PM कोई पर्टिकुलर समय को बता रहा है, प्रॉपर नाउन है, किसी पर्टिकुलर टाइम को रेफर करा, प्रॉपर नाउन है। ये जो प्रीपोजिशन प्लस में नाउन का कॉम्बिनेशन है, क्या ये वही काम नहीं कर रहा जो टुमारो कर रहा था? जैसे टुमारो किसी एक्शन का समय बता रहा है, क्या ये एट 2 PM, एट 2 AM ये कॉल करने का समय बता रहा है? यस और नो। और जो किसी एक्शन के होने का समय बता दे उसको क्या कहते हैं? उसको एडवर्ब कहेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। इस बार ये कहलाएगा एडवर्बियल, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। टाइम को बताने वाला एडवर्बियल फ्रेज। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर कोई पूछे एट अकेला क्या है, तुम कहोगे सर प्रीपोजिशन है। 2 AM अकेला क्या है सर? प्रॉपर नाउन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन अगर कोई पूछ रहे दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, तब तुम मुंह से निकालोगे सर एडवर्ब बना रहे हैं, कॉल वर्ब का टाइम बता रहे हैं। ऐसे ही इसको देखो, शी विल कॉल मी, वो मुझे कॉल करेगी, कब कॉल करेगी? जब राहुल उसे कॉल करेगा। जब राहुल उसको कॉल करेगा ना, तब वो मुझे कॉल करके बताएगी कि राहुल को कॉल आया था। अब ये वैन क्या बना? कंजंक्शन बना। राहुल क्या बना? सब्जेक्ट बना। कॉल क्या बना? वर्ब बना। हर क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। अब अगर कोई तुमसे पूछे ये तीन, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? वैन अकेला क्या है? कंजंक्शन है। राहुल अकेला क्या है? नाउन है, सब्जेक्ट है। कॉल अकेला क्या है? वर्ब है। हर क्या? ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर कोई पूछे ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, तुम कहोगे सर ये कॉल का समय बता रहा है, ये कॉल का समय बता रहा है। तो ये क्या बनेगा? ये आपका एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम बन जाएगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया। फिर से बात, इतनी सी बात है, इतनी छोटी बात है। एक वर्ड एडवर्ब बने एडवर्ब, एक से ज्यादा वर्ड मिलकर एडवर्ब वाला काम करे तो फ्रेज या क्लॉज, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए तो क्लॉज वरना फ्रेज। इतनी सी बात है। इसको छाती पे लेके अब घूमने की जरूरत नहीं है, फ्रेज क्लॉज, आज उतर गया ये बोझ। इतनी सी बात है। चलो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ ट्राई कर दो, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ।
जनरली एडवर्ब आएगी। जब भी ये एडजेक्टिवल फ्रेज या एडवर्बियल क्लॉज आएंगे 99% चांस है कि प्रीपोजिशन प्लस में नाउन से ही बने होंगे। फिर से आ जाओ। आई मेट हर हेयर, मैं उससे यहां मिला था, मैं उससे यहां मिला था, ये क्या बन गया, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बन गया। मैं उससे यहां मिला था, हाँ कि ना। जो काम ये हेयर कर रहा है, जो काम ये हेयर कर रहा है, मुझे बताओ ये जो एट प्रीपोजिशन और स्टेशन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये जो नाउन है, क्या वही काम ये नहीं कर रहा है, ये भी तो प्लेस ही बता रहे हैं। मैं उससे यहाँ मिला था, मैं उससे स्टेशन पे मिला था, मैं उससे स्कूल में मिला था, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, फिर बता रहा हूँ, अगर कोई पूछे एट अकेला क्या है सर प्रीपोजिशन, स्टेशन अकेला क्या सर नाउन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, तब मुंह से निकलेगा कि ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस बना रहे हैं सर। सेम ऐसे ही वहां पे ये वेयर क्या बन गया, कंजंक्शन बन गया, वी सब्जेक्ट बन गया, हैड मेन वर्ब बन गया, लिंकिंग वर्ब मत कर देना, याद करो वी और लंच एक ही है क्या, वी और लंच एक ही है क्या, नहीं है ना, तो लिंकिंग वर्ब मत लिख देना। वी सब्जेक्ट है, हैड मेन वर्ब है और लंच क्या है इसका ऑब्जेक्ट है। मैं उससे मिला था, मैं उससे मिला था, कहाँ मिला था, कहाँ मिला था, जब हमने लंच किया था, जब हमने लंच किया था ना वहीं मिला था मैं उससे। तो यहाँ पे ये जो वेयर, वेयर से लेकर इतना जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है, ये क्या कहलाएगा, ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस कहलाएगा। इतनी सी कहानी थी। सिंगल वर्ड एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह से काम करे तो एडजेक्टिव एडवर्ब कह लेना। अगर एक से ज़्यादा शब्दों का समूह एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह से काम कर दे तो या तो फ्रेज होगा या क्लॉज होगा। जनरली फ्रेज बनते हैं प्रीपोजिशन प्लस में नाउन से, और क्लॉज बनेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, मतलब कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब से। इतनी सी बात है। चाहे वो बात आप यहाँ देख लो, चाहे वो बात आप यहाँ देख लो, चाहे वो बात आप यहाँ देख लो। बोलो जी, क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझना। अब अपन चलते हैं वापस उन्हीं सेंटेंसेस पे और अब उनके पीछे थोड़ा सा और सोचते हैं। अब शायद आपको क्लैरिटी आ रही होगी ये हु हुम बने क्यों थे, क्यों बना रखे हु हुम। अब आपको उसका जवाब मिल गया कि ये हु हुम लगा के हम करना क्या चाहते हैं, ये हु हुम लगा के हम करना क्या चाहते हैं, ये हु हुम लगा के, ये हु हुम लगा के हम एक एडजेक्टिवल क्लॉज बना रहे हैं, एक एडजेक्टिवल क्लॉज बना रहे हैं इस मैन की विशेषता बताने के लिए। ये ऑब्जेक्ट था, मैन नाउन था, उन्होंने सम्मानित किया आदमी को, उन्होंने सम्मानित किया आदमी को। अब कैसे पता, सिर्फ आदमी से कैसे पता चलेगा कौन सा आदमी है, गांव में तो बथेरे आदमी है। तो उन्होंने सम्मानित किया आदमी को जिसने बच्चे को बचाया था, तो हमने इस आदमी की विशेषता बताने के लिए पूरा क्लॉज लिखा। फिर बता रहा हूं, अगर कोई पूछे हु क्या है सर, रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। सेव्ड क्या सर, वर्ब है। चाइल्ड क्या सर, ऑब्जेक्ट है, नाउन है। ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, तब मुंह से निकालना एडजेक्टिवल क्लॉज। तो अब मुझे लगता है क्लैरिटी से भेजे में ये बात आई कि हु हुम अंग्रेजी में क्यों बनाए गए हैं, इसलिए बनाए गए हैं ताकि एडजेक्टिवल क्लॉजेस बनाए जा सकें, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले क्लॉजेस का निर्माण किया जा सके। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस पे देखो, रजत को वो लड़का मिल गया था, रजत को वो लड़का मिल गया था जिसे तुम ढूंढ रहे थे। कौन सा लड़का मिल गया था, जिसे तुम ढूंढ रहे थे। तो ये जो इतना पार्ट है यहां से यहां तक का, ये जो इतना पार्ट है, मुझे बताओ क्या ये एडजेक्टिवल क्लॉज है, यस और नो। बिल्कुल है। क्लियर हुई इतनी बात। चलो जी, अब थोड़ा सा ये जो इतना ज्ञान लिया है, इतना कुछ समझा है, कुछ तो फायदा हो, कुछ तो फायदा हो। वरना अगर हु हुम जैसे दुनिया पढ़ाती थी, सब्जेक्ट गिन लो, वर्ब गिन लो, उतना ही पढ़ के अगर काम चलता है तो फिर इतनी रिसर्च की जरूरत क्या है। ये रिसर्च कहीं तो काम आनी चाहिए। आओ उसका काम समझाता हूं आपको। ये सेंटेंस है, एक बार मुझे बताओ इसमें क्या आएगा। 2 ही सेंटेंस और बचे हैं, टेंशन मत लो, बस अगले 5 से 7 मिनट में क्लास आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसको करिए, कोई दिक्कत नहीं। कल संडे है ना, आज क्लास थोड़ी ज़्यादा होगी, क्या हो गया, कल आराम से बैठ के अपने नोट्स बनाना, दोबारा देख लेना, कल की तो छुट्टी है। चलो इसमें बताओ क्या होगा। हु आएगा, हुम आएगा, कि कुछ और होगा, क्या होगा।
हाँ जी, वी सब्जेक्ट है, नीड वर्ब है, एम्प्लॉय इसका ऑब्जेक्ट है। हमें एक एम्प्लॉय चाहिए, हमें एक एम्प्लॉय चाहिए, हमें एक एम्प्लॉय चाहिए। एक बार थोड़ा सा मैं आपको देखो बताने समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार पीछे वाले दोबारा वो हु हुम वाले दिखा के। एक्चुअली देखो हो क्या रहा है, स्ट्रक्चर थोड़ा समझना। एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आया, मुझे इस ऑब्जेक्ट की विशेषता बतानी थी कि कौन सा लड़का जिसे तुम ढूंढ रहे थे। मैंने उसके लिए क्लॉज का निर्माण किया। ये जो हु हुम जो भी आप लगाते हो किसके लिए लगता है, इस नाउन के लिए लगता है। हु हुम जो भी आप लगाते हो इस नाउन के लिए लगता है। और रिलेटिव प्रोनाउन अगले क्लॉज में दो काम करेगा, प्रोनाउन और कंजंक्शन। इतनी चीजें याद है ना आपको, तो वही बात यहाँ पे लगाते हैं। इधर देखो, वही चीज यहाँ लगाते हैं। हमें एक एम्प्लॉय चाहिए, हमें एक एम्प्लॉय चाहिए। अब जिन बच्चों ने चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ रखा होता, रट के पढ़ रखा होता, वो पता है एक सिंपल सा लॉजिक लगाएगा। वो क्या कहेगा, ही सब्जेक्ट है, कैन मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, गो मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, डेली इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, फॉर प्रीपोजिशन है, वर्क इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब वो ज़्यादा सोचेगा नहीं, वो एक सिंपल सा फंडा रट रखा है उसने, किताबों में भी वही रटा रखा है, टीचर्स भी जनरली वही रटाते हैं कि अच्छा वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया। सिंपल सा हु हुम का ऐसा पढ़ाया जाता है कि अच्छा वर्ब को सब्जेक्ट ना मिला हो तो सब्जेक्टिव केस लगता है, सब्जेक्ट मिल चुका हो तो हुम आ जाता है, ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। वो एक सिंपल सा फंडा लगाएगा कि गो वर्ब को सब्जेक्ट मिल चुका है तो यहाँ पे हुम आना चाहिए। वो एक सिंपल सा फंडा लगाएगा कि गो वर्ब को सब्जेक्ट मिल चुका है तो यहाँ पे हुम आ जाना चाहिए। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है, पहली बात तो ये कि गो वर्ब तो इंट्रांजिटिव होती है। गो वर्ब तो इनट्रांजिटिव होती है। गो वर्ब कब से ऑब्जेक्ट रखने लगी, कुछ याद करो। स्पेशली स्टार मार्क करके लिखवाई हुई वर्ब में से ये तो गो का कभी ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या? आई वेंट राजेश हो सकता है क्या? आई वेंट एम्प्लॉय हो सकता है क्या? गो वर्ब कब से ऑब्जेक्ट रखने लगी, बताओ। रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन तक कंजंक्शन बनेगा। कंजंक्शन बनने का तो देखो ये काम कर रहा है क्योंकि दो क्लॉज है। प्रोनाउन भी तो बनना है, प्रोनाउन बनने के नाते इसको अगले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से एक काम तो इसको देना पड़ेगा। गो वर्ब जब इंट्रांजिटिव है, जब गो वर्ब इंट्रांजिटिव है तो कैसे ऑब्जेक्ट हो सकता है उसका, पहली बात। दूसरी बात, ये हु हुम जो भी तुम यहाँ लगाओगे, हु हुम जो भी तुम यहाँ लगाओगे वो एम्प्लॉय के लिए आया है, वो एम्प्लॉय के लिए आया है ना। अब मुझे बताओ, ये गो वर्ब के लिए वो जो एम्प्लॉय है इसका मतलब एम्प्लॉय है ना। हु लगाओ हुम लगाओ इसका मतलब एम्प्लॉय है ना। वो गो वर्ब का डूअर है। गो वर्ब इंट्रांजिटिव होते, रिसीवर तो इसका कोई होता ही नहीं, गो वर्ब का डूअर है ना वो एम्प्लॉय। डूअर है तो सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, हुम वैसे भी नहीं आ सकता। अरे हाँ के ना। तो इन दो लॉजिक के आधार पर ये हुम गलत हो गया। तो सर फिर हु कैसे आ पाएगा, सब्जेक्ट तो पहले मिल चुका है। तो किसने कहा ये हमारा जमाई है जो इसको रखना जरूरी है? किसने बोला कि इसको रखना जरूरी है? उड़ा दो इसको। क्योंकि भाई मुझे दो क्लॉज को कनेक्ट करना है, कंजंक्शन जरूरी है ना। और ये पूरा का पूरा एडजेक्टिवल क्लॉज है, हाँ के ना। हमें एक एम्प्लॉय चाहिए, हमें एक एम्प्लॉय चाहिए जो दिल्ली जा सके काम के लिए। तो ऑब्वियस बात है ये पूरा का पूरा एक एडजेक्टिवल क्लॉज है। और हमें पता है कि एडजेक्टिवल क्लॉज का निर्माण जो है वो हु हुम के बिना नहीं हो पाएगा इंसानों के लिए। हु हुम इंसानों के लिए लगते हैं, इंसानों के लिए जब एडजेक्टिवल क्लॉज बनाने होते हैं तो ये लगाने मैंडेटरी है। दो बातें हैं। हु को क्यों नहीं हटा सकते, इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि कंजंक्शन चाहिए, दो क्लॉज हैं। दूसरी बात, एडजेक्टिवल क्लॉज बनाना है, हु हुम के बिना बन नहीं सकता। तो यहाँ से इस हु की ही की आहुति दी जाएगी, ही नहीं चलेगा। और ये हु जो है ये सब्जेक्ट बनेगा, ये प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन बनेगा। अब ये वाली बात किसी के कोर्स में हो, किसी ने पढ़ा रखी हो, समझा रखी हो तो मुझे बता दो। और ये ऐसा कोई रॉकेट साइंस का सेंटेंस भी नहीं है कि मैंने चार बड़े बड़े सेंटेंस का एक सेंटेंस आपको एरर करा दी। बिल्कुल सिंपल सी छोटी सी बात है। और ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कब आ सकती है, जब आपने ऐसे पढ़ रखा हो। इसी बात पे लगे हाथ आज का लास्ट सेंटेंस करके दिखा दो। ये आज की क्लास का आपका आखिरी सेंटेंस है, करके दिखाओ इसको।
मैं एक बार फिर बता दूं बच्चे, जब से मैंने रिलेटिव प्रोनाउन हेडिंग डाली है उसके बाद के 4 क्लास, उसके बाद की 4 क्लासेस पूरे कोर्स की सबसे हैवी हैं, सबसे हैवी क्लासेस हैं ये। तो चाहे आपको कितना भी समझ में आ रहा हो, 2x स्पीड पर आपको 2 बार 3 बार बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी जब तक नहीं आ जाती उनको देखना है। और हिंदी मीडियम वाले खास करके तुम तो भाई 3-3 बार देखना, बस ये 4 क्लास देख लो। इसके बाद मैं कभी नहीं कहूँगा तुम्हें दोबारा देख लो, मुश्किल से 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कहूँगा 20-20 मिनट के दोबारा देख लेना। यूज टू मॉडल आएगा वो कहूँगा एक बार दोबारा देख लेना। ऐसे कंडीशनल के अंदर मिक्स्ड कंडीशनल वाला कहूँगा दोबारा देख लेना। 20-20 मिनट के 3-4 बार और बोलूँगा दोबारा देख लेना, वरना पूरे लेक्चर कभी नहीं कहूँगा कि 2 बार देखने मैंडेटरी हैं। ये 4 क्लास मैंडेटरी, हर बच्चे के लिए 4 क्लास 2-2 बार देखनी मैंडेटरी है, देखनी ही देखनी। आ जाइए इस सेंटेंस पे। पुलिस ने रेस्क्यू किया लड़के को, पुलिस ने रेस्क्यू किया लड़के को, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पुलिस ने रेस्क्यू किया लड़के को, मीनिंग क्या है इसका? पुलिस ने रेस्क्यू किया लड़के को, कौन से लड़के को? जिसे किडनैपर ने कुर्सी से बांध रखा था। पुलिस ने रेस्क्यू किया, पुलिस ने बचाया लड़के को जिसे किडनैपर ने कुर्सी के साथ बांध रखा था। यही इसका मतलब है। अब जिन बच्चों ने चीजें रट रखी होती हैं वो तो फटाक से क्या सोचेगा, अच्छा हैड हेल्पिंग वर्ब है, टाइड मेन वर्ब है। सिंपल सा हमारे वाले ने तो रटा रखा है कि भैया वर्ब को अगर सब्जेक्ट मिल चुका हो, वर्ब को अगर सब्जेक्ट मिल चुका हो तो भैया चुपचाप होम लगा दिया करो। लेकिन एक बात बता, अगर तू यहाँ होम लगाएगा, अगर तू यहाँ होम लगाएगा तो ये हिम तो पहले से आया हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन जब भी लगेगा तो वो 2 काम करेगा, प्रोनाउन बनेगा, कंजंक्शन बनेगा। कंजंक्शन बनने का फर्ज तो ये देखो निभा रहा है क्योंकि 2 क्लॉज हैं। लेकिन अगर तू इसको प्रोनाउन भी बनाना चाहता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करते हैं? प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन दोनों होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन दोनों होते हैं। तो प्रोनाउन होने के नाते ही अगले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी तो बनना चाहिए। यहाँ तो तूने सब्जेक्ट भी लिख दिया और ऑब्जेक्ट भी लिख दिया, दोनों लिख दिए, कैसे काम चलेगा? तो अब क्या करें? किडनैपर को काट के हु लगाएं, क्योंकि देखो एक की आहुति तो देनी पड़ेगी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हों और फिर भी हु हुम आ जाए, ये वाली बात तो देखो पचेगी नहीं, क्योंकि आपने इस लड़के की विशेषता बताने के लिए क्लॉज लिखना है और कंजंक्शन भी चाहिए। दोनों लॉजिक है कि हु हुम तो रखना पड़ेगा। अब क्या करें? किडनैपर को काट के हु लगा दूं कि हिम को काट के हुम लगा दूं? बात करनी है इस लड़के की। पुलिस ने बच्चे को बचाया, कि पुलिस ने बच्चे को बचाया। अब ये बच्चे को किसी ने बांध रखा था कि बच्चे ने किसी को बांध रखा था? ये बच्चा जो है ये बच्चे के लिए आ रहा है ना हु हुम। मुझे बताओ ये बांधने का जो काम है, कुर्सी के साथ बांधने का, बच्चा इसका डूअर है कि रिसीवर है? बच्चे ने किसी को बांध रखा है कि बच्चे को बांधा गया था? ऑब्वियस बात है बच्चे को बांधा गया था। बच्चा जो तुम हु हुम लगाओगे वो तो ऑब्जेक्ट है, उसको तो बांधा गया है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो बच्चे हुम आएगा, और हुम आएगा, अगर हुम आएगा तो ये हिम नहीं आएगा। तो यहाँ पे आंसर ये था, यहाँ पे आंसर ये था कि ये जो हुम है ये आएगा और हिम हटेगा। और ये वाली बात किसी के कोर्स में हो तो मुझे दिखा देना। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने जानबूझ के कोई ना मुश्किल वर्ब लगा ली हो, ऐसी चीज़ें कर ली हो कि आपको जान के मुश्किल बना दिया हो। बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है, बिल्कुल बेसिक। लेकिन ये समझ में तभी आएगा जब एक एक चीज़ क्लियर है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ लगाते हैं, सेंटेंस में क्या काम करता है, तभी ये चीज़ें आप पकड़ पाओगे। रिलेटिव प्रोनाउन से आगे का पार्ट मैं फिर बता रहा हूँ, आप बार बार डाउट वाले नंबर पे डाउट टापोगे। मैं कहूँगा वीडियो दोबारा देखो, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये 4 क्लास हैवी है, बहुत हैवी है। पूरा कोर्स एक तरफ, ये 4 क्लास एक तरफ। तो 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार देखनी पड़े देखिए।